बहुत स्वागत है आप सबका एक बार जोरदार तरीके से। बिल्कुल 15 मई को आपने अपना इंडियन एयरफोर्स का ऑनलाइन ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट अपीयर किया और मुझे पता है कि आप सबने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस किया। जो भी बच्चे हमारे एक्स एंड वाई बोथ के लिए थे, एक्स के लिए थे या फिर वाई के लिए थे, मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि वो कंप्लीट जो पेपर आपने दिया है उसका कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन आपके सामने आने वाला है। मैं पूरे देश के हर एयरफोर्स एस्पिरेंट से कहना भी चाहता हूं साथ ही साथ कि बेटा निराशा के बीच मैं लगातार पॉजिटिविटी जगाऊंगा। मैं आपके लिए वो कंटेंट लेके आऊंगा, वो टेस्टिंग प्रोसीजर लेके आऊंगा जो आपको कहीं ना कहीं एहसास कराएगा कि आखिर आपकी तैयारी किस स्टैंडर्ड की है। कहते मौका कभी भी मिल सकता है। बिल्कुल हम होप है पूरा का पूरा कि जून लास्ट और जुलाई फर्स्ट वीक तक इसकी अपॉर्चुनिटी और चांसेस बढ़ने वाले हैं। और जरूरी है कि उसके लिए अभी से एक अथक प्रयास और परिश्रम चलता रहे। और शायद ऑल इंडिया एयरफोर्स ऑनलाइन फ्री मॉक टेस्ट का जो उद्देश्य मेजर कलसी क्लासेस के भारत देश में है, हर एयरफोर्स एस्पिरेंट के लिए वो यही है कि हम आपको ये एहसास कराना चाहते हैं कि वाकई में इस टेस्ट के माध्यम से आप जज कर पाएं कि आपका स्टैंड इस समय क्या है, आपकी जो तैयारी है वो किस स्तर तक है, क्योंकि मौका कभी भी मिल सकता है और ये जानना आपका हक है कि आखिर आप कितने तैयार हैं। जैसे आज ऑल इंडिया ऑनलाइन फ्री मॉक टेस्ट आपको एयरफोर्स का कराएगा, उसी क्रम में हम फेज 2 भी कराएंगे जहां आपका पूरा पीएफटी जिसमें आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 1.6 किलोमीटर रेट, पुशअप्स, स्क्वाट, सिटअप्स रहेगा और साथ ही एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2 जो कि एसआरटी एंड जीटी के तौर पे होगा। प्रॉपर तरीके से हर कैंडिडेट को हम उसमें अपीयर होने की पूरी अपॉर्चुनिटी देते हैं और ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि उसका भी हिस्सा आप बनिए। बस सिंपल मेजर कलसी क्लासेस की वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। बट आज ये पूरा वीडियो सोल्यूशन कंप्लीट देखें और रियलाइज करें कि आखिर अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं कर पाए हैं या आपका स्कोर ये एक्स के दृष्टिकोण से 50 अबव नहीं गया है या वाई के दृष्टिकोण से 40 मार्क्स अबव नहीं गया है, तो क्यों नहीं गया है, इस क्यों का जवाब मिलेगा इस कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन। बिल्कुल जोश के साथ देखिए और ज्यादा शेयर करिए जिससे हर बच्चा इस स्पेशल मॉडल पेपर मॉक टेस्ट को जो कि ऑनलाइन पैटर्न पे एयरफोर्स के लिए है देख सके और अपनी तैयारी को एक बार सही तरीके से परख सके। तो विश यू ऑल गुड लक। चलिए शुरू करते हैं आज का कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार वर्मा और मैं हूं फिजिक्स फैकल्टी फ्रॉम द एमकेसी। आप लोगों को एक्सप्लेन करना है फिजिक्स के इस क्वेश्चन को। देखिए एकदम बैलेंस्ड पेपर बनाया गया था और पूरी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन पे वर्क किया हम लोगों ने, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, कैसे हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए एक एक क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं। भौतिक विज्ञान का जो फिजिक्स का पार्ट है, टॉर निम्न में से किसकी इकाई है। टॉर क्या होता है, टॉर को हम लोग बोलते हैं 1 mmHg। 1 mmHg जो होता है हमारे पास 1 mmHg को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर। क्या बोलते हैं, टॉर, 1 टॉर। तो टॉर हमारे पास जो होता है वो किसका यूनिट होता है, दाब का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है भाई, दाब का यूनिट होता है। तो ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था जहां से हमारे पास यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, तो हम लोग आसानी से देख सकते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। निम्नलिखित 4 कथनों में से असत्य कथन कौन है। असत्य हम लोग को ढूंढना है भाई, सत्य नहीं, असत्य ढूंढना है। तो असत्य का मतलब क्या है, हमने किसी पिंड का वेग त्वरित होते हुए भी शून्य हो सकता है। हमने कहा कि किसी पिंड का वेग शून्य हो सकता है, तो हाँ हमने कहा कि जब देखो झूला ऐसे झूलता है तो उसमें एक्सेलरेशन काम कर सकता है, लेकिन यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है, 0। किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0, लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी काम कर रहा है, यानी ये सही है। किसी पिंड की चाल परिवर्तनीय होते हुए इसका वेग नियत हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है बेटा, और हमारे पास मैग्नीट्यूड चेंज हो, अगर हमने ये कह दिया कि मैग्नीट्यूड अगर मतलब वेलोसिटी कह रहे हैं कि कांस्टेंट है और वेग नियत मतलब चाल हमारे पास परिवर्तन है हो रहा है और वेग नियत है, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। यानी जो ऑप्शन होगा इसके हिसाब से वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। इसमें आप बाकी का भी ऑप्शन देख सकते हैं, किसी पिंड का वेग परिवर्तनीय होते हुए इसकी चाल, ये उसका उल्टा है, ये हो सकता है। किसी पिंड का त्वरण नियत होते हुए भी इसके वेग में वेग की दिशा में परिवर्तन हो सकता है। त्वरण नियत होते हुए, अरे त्वरण नियत है तभी तो तब भी हमारे पास हो सकता है, एक्सेलरेशन तो हो ही सकता है, तो इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी ऑप्शन जो होगा हमारे पास क्या होगा, वो सी होगा, सॉरी बी होगा हमारे पास। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या होगा, सही होगा। ये देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्या क्वेश्चन ले लिया है, ये सेंट्रीपिटल ये मोशन से हम लोग पास ले लिया है। ये बोल रहा है कि एक इतने मीटर की त्रिज्या वाले वक्र मार्ग पर गति करती हुई रेलगाड़ी का त्वरण क्या होगा। हमने कहा कि 40 किलोमीटर पर सेकंड से गति कर रही है रेलगाड़ी, तो हम लोग ये कहें कि एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है v² अपॉन r रेडियस। जो हमारे पास त्वरण है हमारे पास वक्रीय, उसकी
रेडियल एक्सेलरेशन की हम लोग बात करें तो v स्क्वायर अपॉन आर, तो v कितना है 40 इंटू 40 कर देंगे, स्क्वायर है बटे r कितना है 160। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 चला जाएगा, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 किलोमीटर। ये मीटर दिया है ना, देखो इसमें गड़बड़ है एक चीज, क्या गड़बड़ हो गया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, तो किलोमीटर नहीं होगा यहाँ पर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10 मीटर। देखिए ध्यान देने वाली बात है, 160 मीटर त्रिज्या वाले वक्र पर 40 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करते हुए रेलगाड़ी का त्वरण क्या होगा, वो त्वरण हमारे पास होगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ये ध्यान देंगे ना, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना है, यानी हमारे पास हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये किलोमीटर में नहीं दिया है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन में जो आप लोगों को इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो सही मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग ये क्या कहेंगे, 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, नहीं किलोमीटर नहीं होगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ गए। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी तोप के चलाए गए गोले, हम लोग ये कहें कि किसी तोप के चलाए गए गोले से वायु में विस्फोट होता है, तब हम लोग कहेंगे इसकी कुल गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब विस्फोट होगा, देखो गतिज ऊर्जा कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं होगा तो उसका वैल्यू हमारे पास बढ़ करके ही आएगा। संवेग तो संरक्षित रहता है, इसकी कुल संवेग बढ़ता है, बढ़ ही नहीं सकता, घटता है, घट नहीं सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारे पास क्या होगा, फोर्थ का हमारे पास आ जाएगा ए आएगा, ए कितना हो जाएगा, इसकी कुल गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखें। अब हम लोग ये कहें, एक क्वेश्चन हम लोग का पास ये आया किस फॉर्मेट से, हमने कहा कि कोई उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, इसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। देखो तो इसमें हम लोग को वैल्यू जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो कितना होता है, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r, और U जो होता है -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। रेडियस जितने भी हमारे पास है कि अपनी कक्षा में उपग्रह है, तो हमारे पास कक्षा में, तो हम लोग को क्या बोल रहा है कि इसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा ऊपर रहेगा, स्थितिज ऊर्जा नीचे रहेगा, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन जो हमारे पास होगा वो बी नंबर हमारे पास क्या होगा, सही होगा। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अगला देखें, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का 1 वर्ष है। कितना वर्ष है बेटा, 1 वर्ष है। यदि इसके बीच की दूरी दोगुनी हो जाती है तो नया परिक्रमण काल क्या होगा। तो नया परिक्रमण काल हम लोग देखो, हम लोग ये जानते हैं केपलर का जो नियम है उसके नियम से हम लोग डिफाइन करेंगे। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब। तो हम लोग ये कहें कि जो T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 क्यूब बटे R2 क्यूब। तो हमारे पास आ जाएगा डायरेक्टली जो हमारे पास प्रोपोर्शनल हो जाएगा। हम लोग ये कहें कि पहले 1 वर्ष दिया है और रेडियस हमारे पास क्या दिया है, R दिया है। तो बेटा हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें इसको, तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इज इक्वल अपॉन में T2 चाहिए हम लोगों को, T2 स्क्वायर है, T2 स्क्वायर इज इक्वल टू ये R हमारे पास दिया है, R क्यूब हम लोग कह दें, और यहाँ पर क्या दिया 2R का क्यूब। 2 क्या हो गया, क्यूब हो गया। तो अब हम लोग कहेंगे T2 इज इक्वल टू जो आएगा R से R कट जाएगा 2√2, कितना हो जाएगा 2√2 वर्ष, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन 2√2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रिंग तांबे की अपेक्षा स्टील के तार क्यों बनाए, मतलब हम लोग ये कहा कि देखो ये हमारे पास प्रत्यास्था से प्रश्न है। किससे प्रश्न है, प्रत्यास्था से। स्प्रिंग तांबे की अपेक्षा स्टील के तार की क्यों बनी होती है, मतलब ये कहना चाहता है कि जो स्प्रिंग है वो हम लोग स्टील से ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि स्टील के प्रत्यास्था हमारे पास तांबे से ज्यादा होती है। महंगा होने से कुछ नहीं होता, स्टील तांबे की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होता है, यानी क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट। चलिए आइए हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन। धातु के 2 टुकड़े जल में डुबोने पर समान उत्प्लावन बल लगेगा। देखो समान उत्प्लावन बल कब लगता है, उत्प्लावन बल तो हमारे पास जो बॉडी उसमें डिप है उसने कितना वाटर डिस्प्लेस किया उस पर डिपेंड करता है। जितना उसने
पानी को विस्थापित किया, वो हमारे पास निर्भर करेगा। तो हमने कहा कि पानी का विस्थापन तभी बराबर होगा जब दोनों का आयतन बराबर हो। यानी हम लोग क्या कहें, दोनों टुकड़ों का आयतन क्या हो जाएगा, बराबर हो। जब दोनों टुकड़ों का आयतन बराबर होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उस पर समान उत्प्लावन बल लगेगा। यानी इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, किसी आदर्श गैस का समतापीय, देखो भैया सबसे बड़ी बात है, समतापीय प्रसार किया जाता है तो अणुओं का वर्ग माध्यमूल VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, और टेम्परेचर जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नहीं बदलेगा। यानी हमारे पास इसका बदलाव नहीं होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई थिंक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। गैस के रुद्धोष्म प्रसार में देखो एडियाबेटिक एक्सपेंशन, अगर एक्सपेंशन हो रहा है, हमारे पास क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, हमारे पास वॉल्यूम बढ़ रहा है, हीट का ट्रांसफर नहीं है, तो उसका टेम्परेचर हमारे पास क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ये तो हम लोग क्लास में ही पढ़े हैं। तो क्लास में हमारे पास क्या है भाई, देखो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ताप गिर जाता है, यानी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, एक चिंपांजी किसी झूले पर बैठा हुआ है। तो क्या बैठा हुआ है, झूले पर चिंपांजी, अरे आदमी भी बैठ सकता है, हम लोगों ने आदमी वाला भी क्वेश्चन किया है। और वो अचानक से झूले पर क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। झूले पर खड़ा हो जाने से क्या होगा, तो हम लोग कहें टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख लेते हैं सर। T इक्वल टू होता है 2π√L/G। सर ये L क्या है, लेंथ नहीं है, ये इफेक्टिव लेंथ होता है। तो इफेक्टिव लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो टाइम पीरियड हमारे पास, सॉरी टाइम पीरियड भी हमारे पास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। टाइम पीरियड भी हमारे पास क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी हमारे पास घटेगा। ये क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास एक चिंपांजी किसी झूले पर बैठा हुआ है, अचानक झूले पर खड़ा हो जाता है तो आवर्तकाल घट जाएगा। अगर खड़ा होगा तो इफेक्टिव लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आवर्तकाल हमारे पास घट जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा आप लोगों को। अब देखिए एक अनुप्रस्थ तरंग समीकरण, तरंग का समीकरण दिया हुआ है। अब देखो इसमें हम लोग पास कह रहा है कि y तथा x सेंटीमीटर में तथा t सेकंड में है, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। अब हमने कह दिया कि आवृत्ति, देखो जो इसमें हमारे पास मल्टीप्लीकेशन होता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई 2π इज कितना दिया है, ओमेगा। जो t का कॉफिशिएंट होता है ना, कॉफिशिएंट ऑफ t पाई, वो क्या होता है, ओमेगा। और ओमेगा इज अगर 2π है तो ओमेगा इज क्या होता है, 2πn। तो 2πn इज 2π, n इज कितना आ गया, 1 हर्ट्ज। कितना आ गया, 1 हर्ट्ज। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी आवृत्ति 1 हर्ट्ज हो जाएगी। तो ये भी कंपेयर करने वाला ही क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमारे पास ट्रेंड में है बेटा, तो ये क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं और आप लोग आसानी से इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उनके त्वरण का अनुपात होगा। तो भाई देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे चार्ज जो होता है वो सेम होता है, एक पर माइनस होता है, एक पर क्या होता है, प्लस। लेकिन प्रोटॉन भारी होता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो हल्का होता है। तो हम लोग ये कहें कि फोर्स दोनों पे बराबर है, तो F इज क्या होता है भाई, M × A। तो A इज हो जाएगा F/m। जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। यानी हम लोग ये कहें कि इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो प्रोटॉन, अब हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, तो 1 से ज्यादा हो जाएगा हमारे पास। यानी उनके त्वरण का अनुपात जो होगा वो 1 से ज्यादा होगा। सर कहां से आ गया, F इज क्या होता है, Q × E माने इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान है तो दोनों पे चार्ज बराबर है, तो बराबर चार्ज है तो हमारे पास फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो फोर्स को हम लोग कांस्टेंट रख सकते हैं। कांस्टेंट हो जाने से हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लोग पास ये दोनों पे फोर्स तो मास पर डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन, इसीलिए हम लोग इस चीज को लिखते हैं। यानी 1 से हमारे पास क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पास क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव V2 में प्रवेश करता है तो इसका वेग क्या होगा। हमने कहा कि देखो निम्न से उच्च में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो हमारे पास इस पे जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, इसका वेग बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा भाई बेटा, बढ़ जाएगा। निम्न विभव से इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, अगर उच्च विभव में जाता है, देखो क्या कह रहा है, निम्न विभव V1 से उच्च विभव V2 में प्रवेश करता है तो उसका वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है बेटा। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 पानी की छोटी बूंदे जिसके प्रत्येक की त्रिज्या r तथा आवेश q है,
एक साथ मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती हैं तो विभव, छोटी बूंद का विभव होगा। देखो भाई विभव हम लोग ये कहें कि बड़ी बूंद इज इक्वल टू 1000 या n की पावर 2/3 इंटू वी पोटेंशियल। ये पोटेंशियल लिखना चाहिए था हम लोगों को, पोटेंशियल के फॉर्मेट में हम लोग जो लिखेंगे वो बड़े कैपिटल लेटर में लिख देंगे, बड़ी इज इक्वल टू छोटी। तो हम लोग ये कहें कि देखो भैया 1000 है तो 1000 का अगर हम लोग क्यूब रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 होगा उसका स्क्वायर कर दिया गया तो कितना आ जाएगा 1000, यानी कितना हो जाएगा 100 गुना। कितना आ जाएगा बेटा 100 गुना आ जाएगा। तो हम लोग आसानी से इस चीज को इस फॉर्मूले से हम लोग लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हम लोग पहले से भी जानते हैं तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धारावाही चालक अपने चारों ओर उत्पन्न करता है। देखो धारावाही जब हमारे पास चार्ज मोशन करने लगता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप करता है। तो ये तो मैं क्लास में ही आप लोगों को बताया हूं, यानी विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों हमारे पास क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सदिश ए वेक्टर से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स। देखो फ्लक्स हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होता है और फ्लक्स हमारे पास होता क्या है, बी मतलब बी इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ये हो जाता है बी ए कॉस थीटा। स्केलर क्वांटिटी है, वैसे भी फ्लक्स नंबर होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बी डॉट ए, यानी सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी होगा। ये तो बेसिक डेफिनेशन ही है, लेकिन सभी पार्ट्स को टच किया गया है बेटा और बहुत ही अच्छे से। एक बात बताओ, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान, तो हम लोग ये कहें धारा आई नॉट और एक होता है आई आर एम एस। क्या होगा भाई, आई आर एम एस, आई आर एम एस। तो ये होता है आई नॉट बाई रूट टू। कितना होता है, आई नॉट बाई रूट टू। तो हम लोग पीक वैल्यू का ये 1/√2 टाइम्स होता है। तो इनका अगर हमें अनुपात निकालना होगा तो कितना आ जाएगा, √2, यानी आई नॉट अपॉन आई नॉट बटे √2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ऊपर चला जाएगा, ये √2 टाइम्स आ जाएगा। यानी हम लोग आसानी से इस चीज को देख सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर्वप्रथम प्रकाश वैद्युत प्रभाव को सफलतापूर्वक किसने समझाया था? अरे भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन ने। ये E इज इक्वल टू, मतलब उन्होंने कहा था कि जो चेंज होगा हमारे पास एच न्यू का जो क्वांटाइजेशन वाला जो था ना एच न्यू, इसको समझाने वाले आइंस्टीन साहब थे। E इज इक्वल टू हमारे पास जो होता है, हमारे पास वो फोटोन पार्टिकल्स के फॉर्मेट में चलते हैं, एच न्यू। ये किसने समझाया था भाई, ये समझाया था आइंस्टीन ने, और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। क्या मिला था इनको, नोबेल प्राइज। अब हम लोग ये कहेंगे एक्स-रे, एक्स किरणें जो होती हैं वो किसकी प्रकृति के समान होती हैं? तो भैया हम लोग ये कहें कि एक्स किरणों की प्रकृति किसके समान है? तो हम लोग कहेंगे देखो एक्स किरणों पर कोई चार्ज नहीं होता, वो डिफ्लेक्ट भी नहीं होती है। अब हमने कहा कि पार्टिकल वेव्स भी नहीं है, तो बीटा वो फोटोन की फॉर्मेट में चलती है, तो बीटा निगेटिव डी ब्रॉगली हमारे पास तरंगों, इसमें गामा किरणें हमारे पास ये है, कैथोड किरणें भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ना इस पे होगा ना इस पे होगा, किसके अकॉर्डिंग होता है, गामा किरणों के साथ होता है। तो यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन गामा किरणें। अब हमने कहा कि दो समतल परस्पर जो दर्पण है परस्पर 45 डिग्री पर हैं। कितने पर हैं, 45 डिग्री पर हैं, और इनके बीच में हमसे ये बोल रहा है कि भाई ये बताइए कि इनके मध्य अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो प्रतिबिंबों की संख्या के लिए हम लोग सबसे पहले m की वैल्यू निकालते हैं। तो 360 डिवाइडेड बाई 45, ये जो हमारे पास होगा ये आ जाएगा 8। अगर ये इवन है, ये क्या है, इवन माने सम, तो सम होता है तो n जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी 8 - 1, यानी कितना हो जाएगा 7। यानी हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा, 7 आनी ऑप्शन नंबर बी। तो ये बात समझ में आ गई सबको? मेरे ख्याल से इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्णी प्रकाश किरणपुंज, अब हमने कहा कि एक वर्णी प्रकाश किरणपुंज सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरती है। सघन से, डेंसर से हमारे पास रेयर माध्यम में जाती है, सघन से किस में जाती है, विरल माध्यम में। तो सघन से विरल जाती है तो अवे फ्रॉम द हमारे, अच्छा इसका वेग घटेगा कि बढ़े, तो जो बहुत ज्यादा डेंस से अगर रेयर में जाएगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हमारे पास बढ़ जाएगा, यानी इसका वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बेसिक डेफिनेशन है बेटा। निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो देखो भैया इसमें हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के बारे में बात कराया गया है। तो हम लोग ये जानते हैं म्यू आर, अगर हम लोग ये कहें म्यू ए, हम लोग ये कहें
कि म्यू डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम लोगों को एयर की बात करना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए, और इसका रेफरेंस हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, और इसको अगर उल्टा कर दिया जाए तो 1 अपॉन कर दिया जाए तो ये हो जाएगा म्यू आर विद रिस्पेक्ट टू ए डिवाइडेड बाई म्यू आर विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। तो इनवर्स हो जाएगा अगर उल्टा कर दिया जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लोग आसानी से म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू, यानी ये ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ये बेसिक हमारे पास नियम है और इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर। रेटिना पर वस्तु द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब मस्तिष्क तक ले जाती है। कौन ले जाता है भाई? इसमें हम लोग ये कहें कि जो प्रकाशिक तंत्रिकाएं होती हैं पीछे, वही हमारे पास ले जाती हैं। हम लोग ये सब जानते हैं, प्रकाशिक तंत्र जो होंगे, प्रकाशिकीय तंत्रिकाएं, वही हमारे पास ले जाती हैं। तो ये भी एक थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को एकदम बैलेंस बनाने की कोशिश किया है। अब देखो, दाता अशुद्धियां पाई जाती है। दाता अशुद्धियां क्या होती है भाई, कैसी होती हैं दाता? डोनर इंप्योरिटीज। तो जो एलिमेंट पंच संयोजी तत्वों से, कहां से आएगा हमारे पास, पंच संयोजी, जिसकी संयोजकता 5 हो। हमारे पास सिलिकॉन में कितना चाहिए, 4, जर्मेनियम में भी कितना चाहिए, 4। अगर 5 होगा तब वो 4 से तो पूरा उसका पेट भर जाएगा, और 1 कर देगा दान, तो दान कर देगा। तो पंच संयोजित तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, डोनर कहते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, डिस्कशन कर लिया। बने रहिए, जुड़े रहिए एमकेसी के साथ। आप लोग जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको बहुत आसानी से दिया जाएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। Jai Hind everyone, my name is Pranjali Pandey, faculty of English from Major Culture Classes. So here we are for all of you. ये मॉडल पेपर दिया हुआ है। देखिए, प्रैक्टिस हमारा काम है और वही हमको करते रहना है, ताकि जैसे ही एग्जाम आए हम अपनी प्रैक्टिस की बूते पे एग्जाम को प्रॉपर्ली क्रैक कर पाए, राइट? सो अल्टीमेटली हमको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, एंड यू नीड टू मेक श्योर कि आप कोई भी क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, पहले आप अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद उसका सोल्यूशन चेक करें, ताकि आप भी अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज कर पाए और फाइंड आउट कर पाए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज related to your comprehension part। ये comprehension है, आपको उसको क्या करना है, you need to read this comprehension। इस comprehension को पहले read करना है, और I always tell you people कि comprehension पढ़ने से पहले आप क्या करें, questions को पढ़ने की कोशिश करें। First question, according to the author के अनुसार human intervention will always be, human intervention हमेशा रहेगा required in order to, किस वजह से? Options है हमारे पास, big builder machines, determine the specific needs of the individual, repair broken down machine, या फिर update old software। These are the 4 options। Next question, the computers make learning easier is a fact। जो computers है वो learning easier तो बनाते हैं, ये fact है। rejected by someone, accepted by all, welcomed by all, या फिर contested by a few, right? ये था question 2। Now question number 3 says, in what way are computers inadequate even in spite of their sophistication? किस तरीके से जो कंप्यूटर्स है वो पर्याप्त नहीं पढ़ पा रहे हैं, in spite of कि वो इतने ज्यादा sophisticated और उनमें इतनी ज्यादा मशीनरी लगा दी गई है, इसके बावजूद they keep breaking down, they require humans to update them periodically, they require humans to turn them off, या they can hardly imitate a teacher's ability to explain difficult concepts। चलिए देखते हैं अब हमारा passage। The passage says, nobody can argue that the acquisition of knowledge is more fun and easier with computers। कोई भी इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि जो acquisition, जो gaining of knowledge है, वो computers में ज्यादा मजेदार और ज्यादा आसान हो जाती है। The mere activity of touching, exploring this device constitutes an enjoyable task for a child। अब ये जो एक्टिविटी होती है इस डिवाइस को टच करने की और इस पे काम करने की, एक बच्चे के लिए एक अलग ही मजा होता है इस बात को लेके। This, accompanied by the relaxing attitude and software interactively, usually contributes to a better grasping of new knowledge। अब इसमें ही क्या हो जाए, कुछ और एड ऑन हो जाता है, और हम जब इंटरेक्टिव होते हैं इससे, तो ये अल्टीमेटली क्या करता है, हमारी नॉलेज को और बूस्ट अप करता है। At a higher educational level, the availability of digital books, simulations and other academic materials provide the student with an ever accessible source of information that otherwise would not be at hand। अभी हमने देखा होगा इवन लॉकडाउन में कि कैसे हम अपनी बुक्स को अगर हमें नहीं भी मिल रही है, बट हमें जो डिजी नोट्स मिल जाते हैं, डिजी बुक्स मिल जाते हैं, उसके थ्रू हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पा रहे हैं। तो दैट इज इन अ डिफरेंट लेवल, राइट? बट
Besides the increasing complexity and behavior of intelligent software, which is usually embedded in the academic digital material, the need for human interaction in the learning will always be present at least in the foreseeable future. But इसके बावजूद ये जो बढ़ रहा है complexity, जो problems हो रही है इसके behavior में, वो हमेशा क्या होगा, वो आज भी है. Human interaction जो है हमारा interaction humans का इस e-learning platform को लेके, इस intelligent software को लेके, वो हमेशा आज भी है और हमेशा रहेगा. That is the necessity for a human being to be able to determine what the specific needs of each individual are. देखिए, अगर हमारा human interaction इस intelligence में नहीं होगा, so how will we realize कि कैसे इसमें updations चाहिए? अपडेशंस तो हमें ही करने पड़ेंगे, इसमें कैसे इंप्रूवमेंट लाना है वो तो हमको ही करना है. तो अल्टीमेटली एक ह्यूमन इंटरेक्शन यहाँ पे होना बहुत जरूरी है. और वो क्यों? क्योंकि एक ह्यूमन की नीड्स के अकॉर्डिंग इसको क्या करते रहना होगा, इसको अपडेट करते रहना होगा. A computer, no matter how sophisticated its software is, can hardly mimic the expertise of a teacher in how to explain and adapt complex concepts to different individuals. अब यहाँ पे खड़े होकर हम आपको क्या कर रहे हैं? I'm not a computer, I'm a human being. तो जिस तरीके से हम आपको इतनी आसानी से समझा रहे हैं, computer might not be able to do it, right? तो ये चीज कंप्यूटर नहीं कर सकता, कंप्यूटर इमिटेट नहीं कर सकता, मिमिक नहीं कर सकता एक टीचर की एबिलिटी को, बच्चे को एक क्वेश्चन आसानी से समझा पाने का, राइट? तो ये था हमारा कॉम्प्रिहेंशन. अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन को बच्चों. पहला क्वेश्चन, अब नाउ आई होप आपको आंसर बहुत आसानी से पता चल गया होगा. अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ह्यूमन इंटरवेंशन विल ऑलवेज बी रिक्वायर्ड. किस लिए? टू बिल्ड बिगर मशीन्स, टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल, रिपेयर ब्रोकन डाउन मशीन या अपडेट सोल्ड सॉफ्टवेयर. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बिग बिल्ड मशीन नहीं, टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल. इसलिए ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी. करेक्ट? सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाता है बी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. The computers make learning easier. क्यों बनाते हैं भाई वो easier हमारा? और ये बात जो कंप्यूटर्स लर्निंग इजी बना रहे हैं, ये एक ऐसा फैक्ट है जो रिजेक्टेड बाय समवन नहीं है, एक्सेप्टेड बाय ऑल है, वेलकम्ड बाय ऑल, कंटेस्टेड बाय फ्यू भी नहीं होगा. सो हमारा आंसर क्या हो जाता है? एक्सेप्टेड बाय ऑल. इस बात को हमने क्या किया? एक्सेप्ट किया है. वेलकम तो वी आर नॉट वेलकमिंग समथिंग, हम लोगों ने बेसिकली इस चीज को अपने अंदर क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया. वी हैव इम्बाइब्ड दिस थिंग, राइट? सो दिस इज मोर एप्रोप्रिएट, बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 3. In what way are computers inadequate even in spite of their sophistication? ना इतना sophisticated होने के बावजूद किस तरीके से ये जो computers है वो inadequate हो रहे हैं? They keep breaking down. They require humans to update periodically. They require humans to turn them off. या फिर they can hardly imitate a teacher's ability to explain difficult concepts. देखिए, अपडेशन तो एक बार हम ऑटो अपडेशन में भी लगा सकते हैं, तो periodically तो इतना अपडेशन की जरूरत नहीं है, बट मोर appropriate क्या हो जाता है? देखिए, hardly imitate a teacher's ability to explain difficult concepts. difficult concepts को explain करने का जो एक तरीका है वो कॉपी नहीं कर सकते. Correct? I hope आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा, and I also hope कि आपने questions correctly attempt किए होंगे. If not, understand the concepts and do it. चले, तो next आपको बच्चा क्या करना है? Question. Next question says you need to find out the nearest option. मतलब आपको synonym find out करना है. Okay. डेक्सटेरिटी. डेक्सटेरिटी का मतलब क्या होता है? डेक्सटेरिटी का मतलब होता है निपुणता, राइट? तो अब निपुण मतलब कोई काम करने में बहुत मास्टर होना, अडेप्ट होना. इग्नोरेंस मतलब किसी चीज को अवॉइड करना. इनअडेप्ट क्या हो जाएगा? अडेप्ट का ऑपोजिट, कोई काम ना कर पाना. क्रूशियल मतलब बहुत जरूरी. मास्टरी. मास्टरी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा. मतलब किसी काम में क्या होना? बहुत मास्टर होना, निपुण होना, किसी काम में दक्ष होना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. फिकल. फिकल का मतलब क्या होता है बच्चों? फिकल का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो एक जगह स्थिर ना रहे, जो अनस्टेडी रहता हो, राइट? अब देखिए, सटल. सटल का मतलब क्या हो जाता है? समथिंग विच इज कॉम्प्लेक्स, कोई चीज जो जटिल हो, सटल, राइट? अनस्टेडी जो एक जगह फिक्स ना रहता हो, इसका सिनोनिम हो जाएगा. क्राफ्टी जो बहुत भाई क्राफ्ट्स में इंटरेस्टेड हो. स्टेबल जो एक जगह क्या रहे? स्थिर रहे. ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों? एंटोनिम. बट हमको क्या चाहिए था? सिनोनिम. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. परसिक्यूशन. परसिक्यूशन का मतलब क्या हो जाता है? प्रैक्टिस ऑफ हरासिंग समवन. परसिक्यूशन का मतलब हो जाता है एक ऐसी प्रैक्टिस जैसे आप किसी दूसरे को क्या करें? हरास कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं. देखिए, अफ्लिक्शन का मतलब होता है पीड़ा. अब वो जरूरी नहीं किसी दूसरे के दी गई हो, वो पीड़ा या यातना आप खुद से भी हो सकती है, ठीक है? तो दिस विल नॉट बी द आंसर. परफेक्शन मतलब कोई चीज जो क्या है? परफेक्ट है. ऑपरेशन. ऑपरेशन का मतलब भी क्या होता है? परसिक्यूशन. सो ऑपरेशन क्या हो जाएगा? सिनोनिम. स्टिमुलेशन का मतलब होता है एक्साइटमेंट, उत्तेजना, किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा क्या हो जाना? एक्साइटेड हो जाना, स्टिमुलेशन, राइट? सो हमारा आंसर क्या हो जाता है? सी हमारा सिनोनिम हो जाएगा. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन. अब बच्चों हम लोगों को ऑपोजिट करना है. अभी तक हमें नियरेस्ट करना था, अब हमें एंटोनिम फाइंड आउट करना है,
नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है enchantment. enchantment का मतलब होता है द आर्ट ऑफ या हैबिट ऑफ अट्रैक्टिंग समथिंग. कोई चीज को क्या कर लेना, अट्रैक्ट, आकर्षक कर लेना अपनी तरफ. नाउ मैजिक, जादू नहीं. रिपल्शन, रिपल्शन मतलब जो दूर रहे आपसे. फोर्टिफाई, किसी चीज को जीत लेना. लूजन मतलब कोई चीज जो ढीला हो जाए. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा एंटोनिम हो जाएगा. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. नाउ फैसिनेट. फैसिनेट मतलब भी क्या हो जाता है, कोई चीज जो आपको आकर्षक कर रहा है. कैप्टिवेट मतलब जो आपको कोई चीज पकड़ के रखा हो, आपको भले वो आपको किसी जगह पे पकड़ के रखा हो या कोई चीज जो आपको आकर्षित कर ले, कैप्टिवेट कर ले, अपने जाल में बांध ले. रिपेल मतलब रिपेल फोर्स होता है ना, जो दूर चला जाता है. एडमायर, जिस चीज से आप क्या कर रहे हैं, आकर्षक हो रहे हैं. इंटेंसिफाई मतलब काफी तीव्र. राइट. सो फैसिनेट का भी एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिपेल हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्या है बच्चों, ऑपोजिट मीनिंग. ओके. लिमिट. लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट का मतलब होता है बहुत ज्यादा दुख मनाना, पछतावा करना. राइट. अब हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, रिजॉइस, कंप्लेन, रिजुविनेट एंड क्राई. अब देखिए, रिजॉइस मतलब मजे करना, खुशी मनाना. लिमिट मतलब दुख मनाना, रोना. राइट. विलाप करना. तो विलाप, लिमिट, खुशी मतलब rejoice. राइट. तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, rejoice will be the answer. ऑप्शन ए. नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस वर्ड का पर्टिकुलर आंसर. चलिए देखते हैं. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन ऑफ इविल और बैड रेपुटेशन. कोई ऐसा इंसान जो बहुत गलत रेपुटेशन का हो. तो अब वो क्या हो जाएगा, रीनोन्ड. अभी रीनोन्ड का मतलब होता है जाना माना. अब वो गलत सही डजंट मैटर. राइट. तो रीनोन्ड नहीं होगा. नटोरियस हमारा आंसर हो जाएगा. पॉपर. पॉपर का मतलब हो जाता है समवन हु इज वेरी, जो बहुत दरिद्र हो, जो बहुत गरीब हो. राइट. सो पॉपर भी नहीं होगा. इरिडिसेंट. इरिडिसेंट का मतलब हो जाता है समथिंग व्हिच इज वेरी ब्रिलियंट एंड कलरफुल इन नेचर. लाइक बबल्स, जैसे बबल्स होते हैं, काफी कलर्स उसमें देख सकते हैं. तो दैट इज इरिडिसेंट. दिस आल्सो विल नॉट बी द आंसर. तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, बी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11. स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ अ साउंड. देखिए, अब ये जो 4 ऑप्शन है, कैकोफोनिक, हार्मोनिक, सबसोनिक या सुपरसोनिक. कैकोफोनिक का मतलब हो जाता है हार्श साउंड, बहुत गंदी, बहुत तीव्र, तेज, गंदी साउंड. हार्मोनिक का मतलब होता है सुरीला. राइट. हार्मोनिक का मतलब होता है सुरीला. सबसोनिक. सबसोनिक का बच्चों मतलब होता है स्पीड लेस देन दैट ऑफ अ साउंड. स्पीड लेस देन दैट ऑफ साउंड. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सुपरसोनिक विल बी द आंसर. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है कि ये जो 4 ऑप्शंस ये हैं, इसमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है. चलिए देखते हैं. फोरकास्ट. अब देखिए, बेसिकली आई एम टेलिंग यू द करेक्ट स्पेलिंग. फोरकास्ट. फोरकास्ट का मतलब हो जाता है पहले से ही किसी बात का अनुमान लगा लेना. राइट. प्री कंसेप्ट कर लेना किसी चीज को. सो अब यहाँ पे ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं. नेक्स्ट इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर मिस स्पेल्ड ओनली. अब आपको अगेन फाइंड आउट करना है कि करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड कौन सा है. तो हमारे पास जो वर्ड्स हैं उसका मीनिंग होता है प्यूरल, और उसका स्पेलिंग होता है PUERILE, जिसका मतलब होता है someone who behaves in a childish या silly manner, immature manner. राइट. सो अब प्यूरल का करेक्ट स्पेलिंग कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है. सो हमारा आंसर क्या हो जाता है, बी विल बी द करेक्ट आंसर. देखिए, पहले आपको खुद से अटेम्प्ट करना है और फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा सोल्यूशन देखेंगे ताकि आपको खुद एनालाइज हो कि आप कहाँ पे खड़े हैं, आपको कितनी प्रिपरेशन की और अभी जरूरत है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 15 सेज इडियम्स और फ्रेजेस. अब आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा पर्टिकुलर इडियम फ्रेज यहाँ पे करेक्ट. वाइल्ड गूस चेज मतलब क्या करना, अभी वाइल्ड गूस को चेज करने में तो भाई काफी लंबा और काफी शोर शराबा वाला सर्च होने वाला है ये तो. राइट. टू चेज ऑर्डर्ड एनिमल नहीं होगा. अब वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट नहीं होगा. टू पार्टिसिपेट इन अ रेसिंग कंपटीशन भी नहीं होगा. क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग्ड और क्योटिक सर्च, बहुत ज्यादा शोर शराबा या फिर काफी लंबा एक सर्च करना. गॉट इट. सो 14th D will be the correct answer. Next is also idiom phrases. Now that is saying it's all Greek to me. अब हम आपसे बोल रहे हैं, कुछ ग्रीक में बोल देते हैं तो आपको तो कुछ समझ में नहीं आएगा. मतलब something which is not understood, कोई चीज जो हमें बिल्कुल समझ में ना आए. So move to Greek नहीं होगा. To not understand, कोई चीज जो कुछ भी समझ में ना आए. So हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 15th का, B will be the correct answer. Got it? Next question.
क्वेश्चन नंबर 16। अब बच्चों आपको क्या करना है, नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द एरर। अब इसमें एरर दिया हुआ है ABCD में, आपको रीड करना है और फाइंड आउट करना है कि एरर किस पार्ट में दिया है। ठीक है, चले। सम पीपल रिजॉर्ट टू प्रेयर, ये है आपका A पार्ट। एज अ सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम, B पार्ट। इन देयर लाइफ, C पार्ट। या फिर D, नो एरर। सब आपको बताना है कि आपके किस पार्ट में एरर है। देखिए, सम पीपल सही है, सम के बाद प्लूरल नाउन आया है। रिजॉर्ट जाते हैं प्रेयर के लिए, मतलब या शिफ्ट करते हैं प्रेयर के लिए। एज अ सोल्यूशन, सोल्यूशन के तौर में टू ऑल। देखिए, ऑल का मतलब हो गया सभी। ऑल अपनी बात जो नाउन लेता है वो प्लूरल नाउन लेता है, राइट। तो अब यहाँ पे ऑल द प्रॉब्लम ना होके क्या हो जाएगा, ऑल द प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ। सो एरर आपका किस पार्ट में दिया है, एरर आपका B पार्ट में दिया हुआ है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन दिस इज योर ABCD, A, B, C एंड D। अब आपको बताना है कि एरर आपका किस पार्ट में है। देयर इज नो डाउट, इसमें बिल्कुल भी कोई भी शक नहीं है दैट शेक्सपियर विल ऑलवेज बी वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट प्लेराइट्स ऑफ ऑल टाइम्स। नाउ क्या आप डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अब देखिए, ग्रेटेस्ट जो है वो 1 सिलेबल वर्ड था, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। अब ये 2 सिलेबल होता तो हम इसमें मोस्ट या मोर लगाने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल 2 सिलेबल है तो आप इसमें ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल लगाएंगे। बट ये 1 सिलेबल है इसलिए यहाँ पे मोस्ट की जरूरत नहीं है। तो एरर आपका किस पार्ट में है, एरर आपका B पार्ट में है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। टीचिंग traveling teaches 1 to B, be patient and adaptive, C, to different, sorry यहाँ पे बच्चों different होगा, difference नहीं होगा, to different life situations, D, no error। ठीक है, चलिए बताएं क्या हो जाएगा एरर। देखिए, ट्रैवलिंग टीचर्स ट्रैवलिंग सिखाता है, एक को क्या करना, B। अब B के बाद जनरली आप किसका इस्तेमाल, अब देखिए एंड से बाद क्या आया है, एडजेक्टिव। तो एंड के पहले भी क्या आएगा, एडजेक्टिव। एंड जो है वो दोनों तरफ अपना एक ही पार्ट ऑफ स्पीच लेता है। सो एंड बी की यहाँ पे पेशेंस जो है वो नाउन है, तो यहाँ पे हमें नाउन नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, पेशेंट होना चाहिए था। गॉट इट। तो एरर आपका किस पार्ट में है, एरर हमारा B पार्ट में है। फाइन, टू बी पेशेंट एंड अडेप्टिव टू डिफरेंट लाइफ सिचुएशंस, ये डिफरेंट ही रहेगा, ये टाइपिंग एरर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। पॉलिटिशियंस रिक्वेस्टेड बोथ द वॉरिंग कम्युनिटीज टू डैश रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन मतलब संयम दिखाना या रखना। नाउ डेपिक्ट और उसी के जो नीचे वर्ड दिया है शो, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, एलिमिनेट हो जाएंगे, 2 वर्ड्स एक ही मीनिंग। इन्फोर्स मतलब जबरदस्ती लागू करना नहीं। एक्सरसाइज मतलब क्या करना, प्रैक्टिस करना। अब यहाँ पे संयम उनको क्या करना है, उनको सीखना है, संयम को प्रैक्टिस करना है। सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, D विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। The pilot was dash injured, he died within half an hour. Now अब देखिए, injured क्या है, verb है। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमको क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। यहाँ पे तो सीरियस आया है, नॉट एप्लीकेबल। फेटफुली का मतलब हो जाता है जो खुद में काफी ज्यादा गंभीर हो। तो अब इंजर्ड तो ऑलरेडी एक गंभीर वर्ड दिया ही हुआ है। सो यहाँ पे फेटफुली मतलब खुद जो बहुत ज्यादा क्या हो, हार्म हो गया हो या ऐसा कुछ, राइट। सो फेटफुली भी नहीं आएगा, कंट्रोल भी नहीं आएगा, तो बच्चा क्या है, फैटली मतलब काफी ज्यादा, राइट। सो एडवर्ब यहाँ पे C ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। पहले आपको खुद प्रैक्टिस करना है और फिर आपको बताना है कि आपने कितने करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बाय देन, जय हिंद। जय हिंद डियर कैडेट्स, आप सभी का म्यूजिकल सी परिवार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आइए कुछ क्वेश्चंस है उनको देखते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन? अब ये बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। वर्तमान समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन, जिसको बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ना, JC मुर्मू, मनोज सिन्हा, के वेणुगोपाल राव, इनमें से कोई। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कर रहा है यार, तो इसमें से कोई नहीं होगा, विल बी द राइट आंसर। JC मुर्मू जी क्या है, कैग है बेटा ना, क्या है, कैग है आपके। मनोज सिन्हा जी लेफ्टिनेंट गवर्नर है J&K के, कहाँ के, J&K के वेणुगोपाल राव अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, भारत के महान्यायवादी हैं। तो चारों ऑप्शंस क्लियर हो गए ना। और अगर आपसे यहीं पे पूछता कि मुख्य चुनाव आयुक्त का टेन्योर कितना होता है, कार्यकाल, तो आपको पता होना चाहिए 65/6 ईयर। कितना बेटा, 65/6 ईयर। ये बात किसी को दिक्कत कर रही है? नहीं, तो 65/6। अब नेक्स्ट, विक्रमोर्वशीयम किसने लिखा है? विक्रमोर्वशीयम किसने लिखा है अगर आप बात करेंगे तो विक्रमोर्वशीयम लिखा है कालिदास ने। अभिज्ञान शाकुंतलम ना, मालविकाग्निमित्रम इन्होंने ही लिखा है, और मेघदूतम भी इन्होंने लिखा है।
पाणिनि ने तो अष्टाध्यायी लिखी है। अगला कौन सा संगठन शुक्र पर मिशन भेजेगा? आप सबको पता होना चाहिए, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भेजेगा। ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुई बेटा? अगर इसरो की स्थापना की बात करेंगे तो 1969 में इसरो की स्थापना की गई। डीआरडीओ की कब हुई? 1958 में हुई। ठीक है, क्लियर है। चल आगे की ओर बात करते हैं। सर्वाधिक भार कहां पर होगा? जहां पे जी की वैल्यू अधिक होगी। वेट बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी ना, तो जी की वैल्यू मैक्सिमम कहां पे होगी? ध्रुवों पे, पोल्स पे, तो भार भी अधिक यहीं पे होगा। आगे, इंडिया हाउस कहां पर स्थित था? अब इसकी अगर आप बात करेंगे तो इंडिया हाउस कहां पर स्थित था? लंदन में। चलिए आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 जो है किससे संबंधित है? अगर हम बात करते हैं तो कैग से। कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक। 148 तक अगर हम बात करें तो 151 ये कैग से संबंधित है। कैग का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कैग बनने के लिए शुड बी एन आईएएस ऑफिसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आईएएस ऑफिसर होना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 52 संबंधित है किससे संबंधित है? अनुच्छेद 52 संबंधित है किससे? भारत के राष्ट्रपति से। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से। इसरो के चेयरमैन कौन है? इसरो के चेयरमैन कौन है? इसरो के चेयरमैन कौन है भैया? अगर हम बात करें तो इसरो के चेयरमैन जो है उनकी बात करेंगे आप तो वर्तमान समय में है एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। चल अगले क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में, 1930 सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और इसी के अंतर्गत दांडी मार्च की भी शुरुआत। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई बेटा? आप सबको पता होगा। अगर हम बात करें तो दांडी मार्च की शुरुआत लगभग अगर मैं बात करता हूं तो 1930 में ही हुई ना, और मार्च से लेकर के अप्रैल के महीने तक चली। कब तक? मार्च से लेकर के अप्रैल के महीने तक। और यह कुल कितने दिनों तक चली थी? 24 दिनों तक चली थी बेटा। और महात्मा गांधी जी कितने माइल चले थे? 241 माइल्स तक दूरी अटेंड किए थे ना। क्लियर है? अपने फॉलोअर्स के साथ। ठीक है, तो किस प्रकार जो है ये हमारा आई होप लास्ट क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट इसी तरीके के आपके क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू म्यूजिक कल्चर क्लासेस। माय नेम इज प्रियंका सिंह, फैकल्टी ऑफ अरिथमेटिक एंड रीजनिंग। और आज हम करने जा रहे हैं एक्स वाई ग्रुप के जो मॉडल पेपर में अरिथमेटिक एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आए हैं उनको देखते हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे। आपको दिया है एक आयताकार शीट का परिमाप और क्षेत्रफल दिया हुआ है, दोनों की, एक 42 मीटर है, एक 108 मीटर है, स्क्वायर है। यानी कि आयताकार यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपका कितना होता है, जल्दी से बताएं। ये होता है 2l + b का वैल्यू हो गया 42, और l × b आपको दिया हुआ है 108। तो आपसे पूछा गया है विकर्ण यानी डायमीटर, और डायमीटर आपका क्या होता है? √l² + b²। इसकी वैल्यू आपको निकालनी हुई है, तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ से l + b का वैल्यू आ गया हमारा 21, और अगर हम l + b का होल स्क्वायर कर दें, यानी कि l + b का होल स्क्वायर कितना होगा हमारा? ये होगा हमारा l² + b² + 2ab 2lb, यानी कि इसका स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर, और l² + b²। देखिए यही वैल्यू अगर हमें मिल जाएगी तो हम इसी में अंडर रूट लगा देंगे, राइट। तो यानी l² + b² + 2l × b दिया हुआ है हमारा कितना? 108 है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया? 441 माइनस कितना? 216 = l² + b²। तो l² + b² की वैल्यू आपकी आ गई 225, और जब 225 आ गई तो आपकी √l² + b² कितना आ गया? 225 बराबर 15 मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? 15 मीटर, सॉरी। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। इज दैट क्लियर? अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हम देखते हैं, तो इसमें क्या दिया हुआ है? आपको नॉर्मल से एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया है पावर सेट्स का, ठीक है, जिसमें दिया हुआ है 2 की पावर अगर 2x + 4 है और बराबर दिया हुआ है 16 की पावर x,
तो आपको पता करना है x की पावर 4 यानी x का वैल्यू हमें मिल जाएगा तो आंसर मिल जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू ये क्या है 2 की पावर 4 यानी 4x और जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है इक्वल हो जाती है यानी कि 2x प्लस 4 का वैल्यू कितना आ गया 4x। यहाँ 2x उधर गया यानी 2x का वैल्यू अगर आ गया 4 तो इम्प्लाई क्या करता है x का वैल्यू आ जाएगा 2 है ना, और x का वैल्यू अगर आपका 2 आ गया है तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगा 16। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोला है। बोट और ये नाव और धारा का सवाल है। इसमें क्या बोला है कि अगर 18 किलोमीटर एक कोई बोट अपस्ट्रीम जाती है और उसके बाद क्या कहती है विपरीत दिशा में वापस लौट के आती है आरंभिक बिंदु तक वापस लौट के आती है तो उसको कुल समय लगता है 2 घंटे 24 मिनट। कैसे निकालेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हम निकाल लेते हैं। अगर 18 किलोमीटर अगर अपस्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में जाएगी तो क्या स्पीड लगेगा u प्लस v लगता है और 18 माइनस ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस और दूसरा समय क्या आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब दोनों तरफ जाएगी तो बोट की स्पीड प्लस पानी का स्पीड दैट इज करंट का स्पीड और जब वापस लौटेगी तब क्या होगा ऑपोजिट हो जाएगा यानी इसका मतलब u माइनस v बराबर कितना हो गया 2 hours 24 मिनट्स। अगर हम इसको चेंज करेंगे 2 घंटे और 24 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2/5 और जब ये 2/5 आएगा यानी 2/5 जिसका मतलब हो गया 12/5 घंटे। ठीक है, यानी टोटल आवर्स कितना लगा आपको 12/5 आवर्स। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपको धारा की गति दी गई है 4 यानी कि v का मान दिया हुआ है यानी 18/u प्लस v u प्लस 4 प्लस 18/u माइनस v बराबर कितना हो गया 12/5। अब चाहे तो यहाँ पे आप वैल्यू क्या कर सकते हैं पुट कर सकते हैं और वैल्यू पुट करके भी आंसर वैल्यू निकाल सकते हैं या तो फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे तो आपका u का वैल्यू आ जाएगा 16 या डायरेक्टली हम क्या करें 16 वैल्यू एक एक वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा अपना 12/5। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 1/4 5/9 7/12। तो उसमें पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर अगर 180 है तो आपसे पूछा गया है कि तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। कैसे निकालेंगे इन तीनों संख्याओं का योग हम निकालेंगे। हमने कहा 3 संख्या किस अनुपात में 1/4 5/9 और क्या है 7/12। हमने कहा ऐसे एलसीएम ऐसे रेशियो को क्या करते हैं हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाते हैं यानी एलसीएम आपका आएगा 36 और जब आप 36 से मल्टीप्लाई करोगे सब में तो क्या हो जाएगा रेशियो 9:2 ये हो गया 20 और ये हो गया 21 यानी एक नंबर होगा हमारा 9 एक हो गया 20 एक हो गया 21। अब बोला है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है 180। हमारे हिसाब से अंतर कितना है 12 का और सवाल में 12 का अंतर कितना दिया है 180 तो 1 का मतलब कितना आ गया आपका ये 15 आ गया। तो आपसे पूछा है कि टोटल सम तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। हमारे हिसाब से तीनों संख्याओं का योग कितना आएगा हमारे हिसाब से आएगा 21 + 20 + 9 ये हो गया आपका 50। तो 50 का मान कितना आएगा 50 × 15 जो कि हो गया 750 यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। यदि किसी वस्तु की लागत मूल्य पर अंकित खुदरा मूल्य 2/5 है और यदि उसे 10% की छूट पर बेचा जाता है तो आपको लाभ बताना है। यानी कि अगर किसी वस्तु की जो सीपी है लागत मूल्य यानी सीपी कॉस्ट प्राइस ठीक है अगर कॉस्ट प्राइस उसकी अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस का 2/5 है और अगर 10% छूट दी जाए तो आपको बताना है कि उसको कितने प्रतिशत लाभ पे बेचा गया होगा। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है। क्या पढ़ा है CP/MP = 100 - D/100 + P
ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। तो इसमें से क्वेश्चन कैसे करते हैं, हम मान लेते हैं कि एमपी क्या है आपका, एमपी अगर x है तो सीपी आपका क्या हो जाएगा 2/5x हो जाएगा। रेशियो कितना आ जाएगा 2/5x अपॉन x। चाहे तो आप 500 एमपी को सीधा सीधा 500 मान लीजिए और सीपी को 200 मान लीजिए, तो वो भी आपको बहुत आसानी से आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो 100 माइनस डी, डी छूट कितनी दी है 10% की, और लाभ यानी कि पी हमें निकालना है। यहाँ से x x कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आया 2/5 का मान बराबर आ गया 90 अपॉन 100 प्लस p आ गया। इसको हमने सॉल्व किया, ये आया 45 और यहाँ से वैल्यू आई 100 प्लस p बराबर ये हो गया 225, यानी p की वैल्यू आ गई 125%। p की वैल्यू कितनी आई 125%, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, mp को सीधा सीधा मान लो, जो नीचे वैल्यू दी हुई है 500 और cp कितना आ गया आपका 200। तो अगर 500 पे 10% की छूट दे दी जाए तो कितने में बेचा जाएगा 450 पे, है ना। और 450 पे 200 का सामान बेचा गया तो कितने का लाभ हुआ 250 का, और अपॉन 200 इंटू 100 कितना हो गया, यहां से डायरेक्ट आ गया 125%। चाहे आप उस मेथड से करें और चाहे इस मेथड से करें, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। ये सीधा ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में अगर आपको दिया हुआ है tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा क्या होता है भाई आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये 12 है और ये 5, और 5 12 13 क्या होता है ट्रिपलेट बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ cos A, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 5 प्लस 13 और यहाँ पे प्लस का साइन लगा है, साइन ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण, यानी 12 अपॉन 13 और इनटू में क्या है कॉट ए, कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी आधार बटा लंब, यानी कि 5/12 हो गया कि नहीं हो गया, ये सीधा सीधा ऐड हो गया, यानी 17/13 इंटू 5/12, ये आपका आ गया 85/156। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इज दैट क्लियर? ऑप्शन ए इज क्लियर। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल पे सीधा सीधा आपको दिया है कि इसका शेषफल आपको बताना है। आपको पता है कि अगर किसी नंबर से उससे एक अंक छोटी संख्या लिखी हो, जैसे 3 लिखा हुआ हो और अगर 4 है और ऑड पावर होता है तो क्या आ जाता है, हमेशा शेषफल 3 ही आता है एक के अंतर में। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ इससे एक छोटा है, या तो आप ये भी कह सकते हैं माइनस रिमाइंडर का 103 आया तो माइनस क्या आता है -1, लेकिन -1 तो कोई रिमाइंडर ही नहीं आता, तो कितना आएगा आंसर 103। और या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि अगर ऑड पावर आएगा तो वही संख्या आ जाएगी अगर उससे छोटी संख्या की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि अगर 3 की पावर 0 को हम 4 से डिवाइड करें तो 1/4 यानी रिमाइंडर कितना आता है 1, और 3 की पावर 1 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो कितना होगा 3/4, तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 ही आएगा। लेकिन अगर 3 की पावर 2 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9/4, और इसका मतलब 1। आप देख रहे हैं कि जब जब इवन पावर है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, और जब जब ऑड पावर होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 3, यानी जो लिखा हुआ है वही आ जाता है। और यहाँ पावर क्या है उससे छोटा है और ऑड पावर है, इसका मतलब कि रिमाइंडर क्या आ गया 103। इज दैट क्लियर? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक धनराशि में 4% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 साल के लिए उधार दी गई यदि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपए है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आपका होता है डिफरेंस इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, आर परसेंट 100 स्क्वायर। पी यहाँ पे हमें निकालना है और डिफरेंस हमें पता है 100 हो गया, पी निकालना है, आर कितना है 4% यानी 16 आ गया, और अपॉन 100 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका मतलब ये सॉल्व करने पे हमारा कितना आया 10 इतना अपॉन 16 इज इक्वल्स टू पी। तो यहां से जब आप वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यहां आ जाएगा 62500, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी हम चार्ट मेथड से भी करते हैं, जहां अगर हमें प्रिंसिपल नहीं पता रहता तो हम रेशियो को क्या लिख सकते हैं 4% का मतलब कितना 1/25, और 2 साल की बात कर रहे हैं यानी कि नीचे का
स्क्वायर, आप उस मेथड से भी इसको कर सकते हैं, क्लास में बताया गया है ये तरीका। ओके, अब हम चलते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और रीजनिंग के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, आदर करना अगर प्रार्थना करना है, यानी वेनरेट मतलब वर्शिप, और प्रशंसा करना मतलब एक्सटोल दिया हुआ है। एक्सटोल का मतलब क्या होगा, गुणगान करना, यानी कि ग्लोरीफाई करना। ठीक है, किसी का गुणगान करना मतलब ग्लोरीफाई करना। दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ओके, अब आगे चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम 14 को अगर 9 लिख सकते हैं तो 26 को क्या लिखेंगे, यही सवाल पूछ रहा है। तो आप देखिए, अगर 9 इंटू 2 माइनस 4 कर दें तो कितना आ जाता है, 14 आ जाता है कि नहीं। सिमिलरली आप किस नंबर में इंटू 2 करेंगे कि उसमें से -4 करने पे आपका 26 आ जाए, तो क्या 15 को इंटू 2 करेंगे, -4 करेंगे, कितना आ जाएगा 26, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 15। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल देखें, यहां पे दिया हुआ है √AFI का मतलब है m। ये कैसे लिख सकते हैं, हम पोजीशन वैल्यू लिख के देख लेते हैं। a का मतलब 1, f का मतलब 6, i का मतलब 9। ये क्या होता है, √13 है ना, 13 का वैल्यू है, और 13 के पोजीशन पे कौन आता है, m। इज दैट क्लियर? तो उसी तरह हम इसको भी देखते हैं, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, यानी √a का मतलब 1, d का मतलब 4, फिर d का मतलब 4, इसका मतलब 12, और 12 के पोजीशन पे कौन आता है, L आता है। इसी तरह हम अपने आंसर को निकालेंगे, यानी √a का पोजीशन 1, b का 2, फिर 1, यानी कि 11 आना चाहिए। 11 की पोजीशन पे कौन आता है, k। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इज दैट क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, यहां पे दिया हुआ है आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है ये। यहां पे दिया हुआ है सारे लेटर का अपना अपना अलग अलग वर्ड दिया हुआ है। फिर यहाँ पे m का यानी 12, m का मतलब क्या है माइनस, फिर 12, और d का मतलब क्या है इंटू, और क्या है 28, और p का मतलब है डिवाइड 7, और t का मतलब है +15। इसका वैल्यू आपको निकालना है। और आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बोर्ड मास रूल से आप इसको सॉल्व करते हैं, यानी पहले डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसका मतलब ये हो गया 12 इंटू 28/7, यहां से कितना आ गया 4, और ये कितना हो जाएगा 48, है ना, यानी 12 - 48 + 15। और जब आप इसको ऐड करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 27 - 48, दैट इज -21। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं आएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इज दैट क्लियर? जो लेटर के लिए जो साइन दिया हुआ है, आपको बस p का मतलब क्या है डिवाइड, और t का मतलब है एडिशन, तो आपको बस सिंपली उन लेटर्स की जगह उन सिंबल्स को रख के सॉल्व कर देना है। इज दैट क्लियर? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगर हम डाइस की बात करें, डाइस पे हमें पूछा गया है ऑपोजिट ऑफ 3। ऑपोजिट ऑफ 3 का मतलब क्या है, हम बस क्या करें कि हमें वन सरफेस कॉमन मिल गया। वन सरफेस कॉमन, यहाँ कॉमन क्या है 5, और 5 के बाद अगर आप 2 बार राउंड में घूमेंगे तो यहाँ आपको 3 मिला, यानी यहाँ मिला 5, फिर 2, फिर 6, और यहाँ मिला 5, फिर 1, और फिर 3, यानी 6 का ऑपोजिट क्या हो गया 3। सीधा सीधा है ना, देखते ही मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज एक बार चलते तो सीधा 6 का ऑपोजिट 3 आ जाता, वन सरफेस कॉमन। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये बोला गया है कि ए जो है वो बी से 6 किलोमीटर पश्चिम में, बनाते हुए चलते हैं इसको। ए जो है वो 6 किलोमीटर बी से पश्चिम की ओर है, ठीक है, और सी जो है वो बी से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर है। यहाँ कौन है सी, और ये डिस्टेंस कितना है 4। अब बोला है डी जो है वो सी से 12 किलोमीटर दक्षिण की तरफ यानी साउथ की तरफ है। 4 तो ये हो गया, नीचे कितना होना पड़ेगा 8, तभी डी पहुंचेंगे। ठीक है, अब आपसे पूछा है डी किस दिशा में है तथा ए से कितनी दूरी पर है। ये दूरी कितनी आएगी ये आप निकालेंगे अंडर रूट, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए ट्रिपलेट होता है 6, 8, 10, तो यहां से आप अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 10, यानी कि 10 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये डायरेक्शन क्या होता है, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये डायरेक्शन क्या है साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व, 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पर स्थित है।
ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है कि ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, रक्त संबंध का। आपको बोला है ए बी की बहन है, ठीक है, और बहन मतलब कि फीमेल यानी सर्कल में बंद, और बहन भाई का सिंबल हम कैसे शो करते हैं, एक लाइन से, वो भी लेटी हुई रेखा से यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से। फिर सी बी की माता है यानी सी यहाँ आएगी और सर्कल में बंद हो जाएगा। फिर आपसे बोला गया है यहाँ पे कि डी जो है वो सी के पिता है, तो यहाँ नहीं, आप यहाँ पे डी बना दो और ट्राइंगल में इनको बंद कर दो। फिर आपसे बोला है ए ई जो है ई डी की माता है यानी इसके भी ऊपर ई चली गई और ये सर्कल में बंद हो गया, यानी ये जनरेशन सारी दी हुई है आपको डायग्राम में। फिर आपसे पूछा है ए का डी से संबंध बताइए, ए के बारे में आपको बताना है, ए का, मैंने बोला जिसके आगे का लगता है उसी के बारे में बताना होता है। तो ए का डी से संबंध कैसे बताएंगे हम, ये क्या है, दादी, दादा, पुत्री और पोती। भाई क्या है, उसकी बेटी है, यानी कि क्या होगा, मैटरनल ग्रैंड डॉटर, या सीधी सी बात है पोती, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और इंग्लिश में लिखा होता तो यहां लिखा होता है मैटरनल ग्रैंड डॉटर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहां पे ये दिया हुआ है वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम में आपको बताना है कि ये जो सिंबल है वो किसके लिए हम यूज किया जाएगा, ठीक है। एक दिया है जानवर, कीड़े और तिलचिट्टे। तिलचिट्टा मतलब होता है कॉकरोच, ठीक है। तो जानवर जो होंगे, सारे जानवर के अंदर होंगे कीड़े, और कीड़े के अंदर ही तो क्या आ जाएगा, कॉकरोच। उसको तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते, ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, तो यानी ये ऑप्शन होगा नहीं। अगला सवाल देखते हैं। यहां बोला है पुरुष, स्त्री और द्विलिंगी। पुरुष अलग होगा इसमें, है ना, पुरुष एकदम अलग होगा, स्त्री अलग होगा और द्विलिंगी एकदम अलग होंगे। तीनों अलग अलग चीजें हैं कि नहीं, आपस में कैसे मर्ज कर सकता है, यानी ये भी नहीं होगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं जहां पे लिखा हुआ है राज्य, जिला और संघीय प्रांत। संघीय प्रांत यानी यूनियन टेरिटरी। अब राज्य यानी स्टेट, अब स्टेट ये मिल गया, स्टेट के अंदर ही तो जिला यानी डिस्ट्रिक्ट होता है, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट, और जो यूनियन टेरिटरी होती है वो आपकी एकदम अलग होती है, इनसे कोई लेना देना नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट होगा। अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्या बोल रहा है, देश के अंदर राज्य हो गया और राज्य के अंदर ही जिला हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी तो हमारा होगा ही नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड आउट करने थे, तो देख लेते हैं भाई, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये तो छोटे छोटे ट्राइंगल है जो हमने देख लिया, सीधे सीधे कितना है, 11 है। अब बड़े बड़े ट्राइंगल देख लेते हैं। बड़े बड़े ट्राइंगल यानी एक ट्राइंगल तो ये है, ये 12 हो गया, ये आपका 13 हो गया, ये आपका 14 हो गया, ये आपका 15 हो गया, और एक आपका बड़ा वाला ट्राइंगल, ये कितना हो गया, 16 नंबर ऑफ ट्राइंगल, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। कैसे फोल्ड करता है, पहले इस पेपर को इसके ऊपर फोल्ड किया गया, फिर नीचे। अब इसको खोलने के बाद क्या आकृति बनेगी, मैंने बोला ऐसे क्वेश्चन को आप मिरर इमेज से किया करो। अगर हम इस फिगर को ऐसे, इसको खोला कैसे जाएगा, इसके जस्ट रिवर्स ऑर्डर में, यानी यहाँ पे ये डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम यहाँ बनेगा, और ये डायग्राम यहाँ बनेगा, और ये डायग्राम यहाँ बनेगा, है ना। अब जब इसको भी इस साइड खोला जाएगा तो ये फिगर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये डायग्राम यहाँ पे एक ट्राइंगल बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे भी तो एक ट्राइंगल आएगा, यानी इसकी जस्ट मिरर इमेज क्या होगी, इधर क्रिएट होगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी से मिलता जुलता है। यहां देखो, यहाँ पे क्या है, ये वाले ट्राइंगल्स गायब है, ये तो बनेगा ही नहीं बनेगा, यहाँ पे साइड वाला गायब है, सीधा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मिरर इमेज के क्वेश्चन में क्या है, इसकी आपको इमेज यहाँ पे बतानी है। कैसे बताएंगे, मैंने बताया है कि जब भी मिरर होता है उसके करीब जितना भी कोई सामान होता है उतनी ही करीब उसकी इमेज बनती है, सीधा सीधा मिरर का कंसेप्ट। यानी ये जब ट्राइंगल आपका बनेगा ऐसे, तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये पास में है, तो यानी यहीं पर ये शेडेड पोर्शन होना चाहिए, है ना, और यहाँ पे लाइन होनी चाहिए, और यहाँ पे ऐसी लाइन होनी चाहिए, यही तो डायग्राम है। इसके जैसा मिलता जुलता कौन है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी। सीधा सीधा इस शेडेड पार्ट को ढूंढोगे तो आपको आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, अगर ये फिगर इससे ऐसे रिलेटेड है तो अगली फिगर क्या आएगी जो यहाँ पे रिलेट करेगी। तो हमने देखा यहाँ पे जो अंदर जो भी डायग्राम बने हैं वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गए हैं, है ना। अगर ये स्टार यहाँ था तो ये लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, ये हैश ऊपर था तो ये नीचे आ गया, ये डबल लाइन इधर थी तो ये इधर चली गई, और ये सर्कल यहाँ था तो ऊपर चला गया। सब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में क्या है, सब एक एक पोजीशन शिफ्ट हो गए। तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर हम इसको बनाएंगे तो सीधी सी बात, यहाँ पे डबल लाइन और यहाँ पे आपकी एक सिंगल लाइन, और इसका मतलब हैश यहाँ आएगा, डबल लाइन यहाँ आएगी, सर्कल यहाँ, और यहाँ पे एक स्टार आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 12, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, आपको फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन है, और ये कैसे करेंगे आपको देखना है कि ये फिगरल सीरीज का क्वेश्चन है। फिगरल सीरीज का मतलब क्या होता है, अगर एक फिगर के बाद ये फिगर आ रही है, इस फिगर के बाद ये फिगर आ रही है, तो अगली फिगर अब कौन सी आएगी। हमने देखा यहाँ पे क्या है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हमने भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ क्या है, 2 लाइन, 1 लाइन, फिर 2, फिर 3, फिर अब यहाँ पे क्या 4 लाइन्स आएंगी। ठीक है, 4 लाइन्स देखिए, आप चारों ऑप्शंस में 4 लाइन ही है, यानी अभी हमें कुछ पॉइंट यहाँ से क्लियर नहीं होगा। फिर यहाँ पे क्या है, जहाँ पे 6 डॉट्स है, यहाँ 5 हुआ, यहाँ 4 हुआ, यानी यहाँ पे कितने डॉट्स आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 डॉट्स आएंगे। हमने देखा सब में क्या है, 3 डॉट्स है। आगे चलते हैं, अब इस डायग्राम को देखा, ये एरो अभी ऊपर की तरफ है, फिर क्या हुआ, अगले डायग्राम में ये इधर आ गया है और 90 डिग्री क्या है, क्लॉकवाइज रोटेट किया हुआ है। फिर अगले डायग्राम में ये फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया, अब इधर आ गया। तो अगले डायग्राम में ये यहाँ होगा और यहाँ पे क्या करेगा, 90 डिग्री रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये इसका जस्ट ऑपोजिट अलग जगह बना है, तो इसका जस्ट ऑपोजिट ये डायग्राम यहां बना होगा, और यहां पे क्या होगा, अब शेडेड पार्ट किधर होगा, इस साइड होगा। यानी ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर होगा, ऑप्शन नंबर आपका होगा, ठीक है, सी वाला। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो एनालॉजी यानी फिगरल सीरीज के क्वेश्चन ऐसे ही देखने होते हैं कि कौन सी फिगर किससे कैसे रिलेटेड है, और आप उसी को वैसे ही रिलेट करके आगे स्विच करेंगे। तो आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया हो। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। जय हिंद। जय हिंद बच्चों। तो जैसा कि आपने मॉक टेस्ट दिया ही होगा एयरफोर्स का, तो उसी मॉक टेस्ट के हम आपके लिए सोल्यूशन लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि tan इनवर्स tan 5π/6 इसकी वैल्यू बतानी है, क्या होगा। देखो आपको पता है बाहर क्या लिखा है, tan इनवर्स लिखा है, तो tan इनवर्स का जो मान होता है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। किसके होता है, -π/2 से +π/2 के बीच में। तो इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो इसे चेंज करेंगे, tan इनवर्स, इसे हम लिख सकते हैं tan π-π/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan 180 माइनस थीटा, माइनस का tan थीटा हो जाएगा, तो tan π/6। अब माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस का tan इनवर्स tan π/6। तो इसे आंसर क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का π/6। तो इसका आंसर क्या होगा, -π/6। कौन सा आंसर सही था, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका होगा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिमिट का क्वेश्चन है। अगर आप इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हो, अगर इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करोगे तो ये कौन सा फॉर्म बन जाएगा आपका, 1 की पावर इनफाइनाइट। और हमने आपको 1 की पावर इनफाइनाइट को अब बताया कि सॉल्व कैसे करते हैं। इसे हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ई पावर में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, ई पावर में। ये हमने बताया था, कभी भी अगर ये 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बनता है, लिमिट x टेंड्स टू a है और यहाँ पर fx होल पावर gx होता है, तो आप क्या करोगे, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a, और ये हो जाता है fx माइनस 1 इंटू gx। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट लगाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 7x² प्लस का 5x प्लस 6 अपॉन में हो जाएगा आपका 7x² माइनस का x प्लस का 8 और -1 इंटू में आएगा x। इसे आप सॉल्व करोगे तो e पावर
लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, इसे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 7x² से 7x² कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 यानी कि 6x हो जाएगा ऊपर 6x, और ये माइनस का 2 हो जाएगा, अपॉन में आएगा आपका 7x² माइनस x प्लस 8, और इसमें x ऊपर मल्टीप्लाई में रहेगा, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ई पावर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, और यहाँ आ जाएगा 6x² माइनस का 2x अपॉन में 7x² माइनस का माइनस x प्लस 8, तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस का 8। अब इसमें देखो जब भी इनफाइनाइट लिमिट होती है तो सेम जिनकी पावर होती है वही आंसर होता है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा e की पावर 6/7। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही हो गया? ये आपका आंसर हो गया डी नंबर। कौन सा आंसर हो गया? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। किसका? इंटीग्रेशन का। और हमने इस टाइप के क्वेश्चन में बताया था जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप हाईएस्ट पावर को बाहर निकालो, तो जैसे ही हम हाईएस्ट पावर को बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका dx अपॉन x की पावर 12 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस x की पावर -11। अब क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, यहाँ पर लेट लिखेंगे, लेट 1 प्लस x की पावर -11 इक्वल्स टू t। इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो 11x की पावर -12 dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से आ जाएगा x की पावर dx अपॉन x की पावर 12, और -11 को हमने इस तरफ भेज दिया तो ये हो जाएगा माइनस का 1/11 dt। आप रिप्लेस कर देते हैं, जैसे ही आप रिप्लेस करोगे तो ये बन जाएगा आपका 1/t, ठीक है, इनटू में -1/11 और dt। इसे माइनस का 1/11 अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका log t प्लस c। अब इसमें t की वैल्यू रख दो, जैसे ही आप t की वैल्यू रखोगे तो ये आपका आ जाएगा -1/11 log, और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। जैसे ही आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये x की पावर 11 अपॉन 1 प्लस x की पावर 11 है। अब यहाँ पर माइनस अगर हटाएंगे हम तो माइनस जैसे ही आप हटाओगे तो 1/11 ये हो जाएगा आपका log 1 प्लस x पावर 11 अपॉन x पावर 11, ठीक है, प्लस c। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? 1/11 1 प्लस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो इसमें आप सीधा आपको क्या बतानी है? घात। घात को क्या बोलते हैं? डिग्री। इसको बोलते हैं डिग्री। ठीक है, आपको डिग्री बतानी है तो डिग्री आप आसानी से बता सकते हो इसकी डिग्री। इसमें क्या होता है, पहले हम रैशनल जो पावर है उनको हटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 + 3 dy अपॉन dx होल पावर, इसकी पावर 3 है, ठीक है, और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी? ये होल पावर जो है 5 हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 36, और d2y अपॉन dx² होल पावर 2। तो इसके देखो हाईएस्ट जो डेरिवेटिव होता है उसकी घात को हम क्या बोलते हैं? उसी की घात को हम बोलते हैं इसकी अवकल समीकरण की घात। तो यहाँ पर जो डिग्री होगा हमारा, डिग्री क्या हो जाएगा हमारा? 2। तो कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 5 नंबर। ये परमुटेशन का क्वेश्चन है। चलिए इसमें कहा गया कि एक वर्ड है आपका इक्वेशन, ठीक है, कि अक्षरों से कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो सिंपल है, आपको ये सारे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा आपका 8 फैक्टोरियल। तो कितने तरीके से हम इसको व्यवस्थित कर सकते हैं? 8 फैक्टोरियल। तो कौन सा आंसर हो गया? ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि साइन अगर -1/√2 है और tan 1 है, ठीक है, tan थीटा का मान 1 है, तो आपको बताना है थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा। देखो अगर आप देखोगे साइन नेगेटिव कहाँ होता है? साइन नेगेटिव आपका होगा 3rd क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और 4th में नेगेटिव होता है। और tan पॉजिटिव कहाँ होता है? tan आपका पॉजिटिव 3rd में पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, 3rd में पॉजिटिव रहेगा, और किस में पॉजिटिव रहता है? 1st में। तो आपको पता है
ये थीटा साइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और टेन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो सिंपल सी बात है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड में। तो ऐसे इसका आंसर आप डायरेक्ट भी दे सकते हो, इसका आंसर हो जाएगा तृतीय, ठीक है, तृतीय चतुर्थांश। अगर सॉल्व करना चाहते हो तो इसे सॉल्व लिखेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू, देखो साइन जो ये मान होता है ये -π/4 का भी मान हो जाएगा, और ये या आप डिग्री में लिखो तो इसे हम बोल देंगे माइनस का 45 डिग्री, और दूसरा आपका हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा आपका 225 का मान, ठीक है। यहाँ से थीटा हटा देते हैं, या तो एक लाइन और लिख देते हैं, एक लाइन शॉर्ट हो जाएगा ज़्यादा, तो शॉर्ट लिख देते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस का 1/√2 है, तो थीटा बराबर जो आएगा वो माइनस का 45 डिग्री आएगा, और एक आएगा 225 डिग्री, ठीक है। इन दोनों के मान tan के जो हो गए -1/√2 होगा। अब tan को सॉल्व करते हैं। अगर आप tan थीटा बराबर लिखते हो 1, तो थीटा बराबर tan 45 का भी मान 1 होता है, और tan 225 का भी मान 1 होता है। तो देखो 225 225 दोनों में कॉमन है, तो ये किस क्वाड्रेंट में होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ऐसे ग्राफ से आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। देखो क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये आपके ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया tan 20 डिग्री प्लस का 2 tan 50 डिग्री। चलिए इसमें देखें, अगर हम इसमें लिखें tan आपका हो गया कितना, tan 70 डिग्री माइनस का 20 डिग्री, ये आपका हो जाएगा tan 50 डिग्री, ठीक है। इसे आप लिखोगे तो ये हो जाएगा tan 70 डिग्री माइनस का tan 20 डिग्री अपॉन में आएगा 1 प्लस का tan 70 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू में आएगा tan 50 डिग्री। अब इसे आप देखोगे तो tan 70 डिग्री माइनस का tan 20 डिग्री अपॉन में, अब देखो tan 70 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cot 20 डिग्री। इसे 90 से चेंज करोगे, इसे tan जो 70 है इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो tan 90 माइनस हो जाता है आपका cot थीटा, ठीक है। तो यहाँ cot 20 डिग्री आ जाएगा, और ये आपका tan 20 डिग्री लिखा, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बराबर में लिखा आपका tan 50 डिग्री। जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो tan 70 डिग्री और 20 को उधर भेज देते हैं, तो ये 2 बचेगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 tan 50 डिग्री और प्लस का हो जाएगा tan 20 डिग्री, ठीक है। तो इसी का मान निकालना था, तो ये किसके बराबर हो गया, 70 डिग्री के, tan किसके बराबर हो गया, 70 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। इसमें ही क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, उसने बोल दिया सीधा आपसे कि मूल वास्तविक है। अगर इस क्वाड्रेटिक के इक्वेशन के रूट्स जो हैं वास्तविक हैं, वास्तविक मतलब होता है रियल, अगर इसके रूट्स रियल हैं तो हमारा जो d होता है वो क्या होता है, ग्रेटर इक्वल 0। अगर d ग्रेटर इक्वल 0 है तो इसे हम लिखते हैं b² माइनस का 4ac ग्रेटर इक्वल 0। तो b का मान कितना है, -4 है, तो ये 16 हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू a का मान कितना है, m है, और c का मान हमारा है 2 ब्रैकेट में m+1 ग्रेटर इक्वल 0। अब 4 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4, यहाँ 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2m², ठीक है, और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2m ग्रेटर इक्वल 0। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया प्लस का 2m, और यहाँ पर लेस देन इक्वल ये हो गया आपका 0, 4 और छूट गया आपका, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आएगा लेस देन इक्वल 0। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाए, सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आए, तो ये बन जाएगा आपका 2m² प्लस का 4m माइनस के 2m और माइनस का 4 लेस देन 0। इसमें से क्या कॉमन है, इसमें से 2 कॉमन है और m कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा आपका, यहाँ बचेगा, ऐसा कर सकते थे, 2 का भाग भी जा रहा था इसमें, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपका बचेगा कितना, m, 2 तो कॉमन चला गया, प्लस का 2, और यहाँ पर माइनस का 2 कॉमन है, तो यहाँ भी m प्लस का 2 लेस देन इक्वल 0। तो यहाँ से एक 2m माइनस 2 एक फैक्टर बन गया, एक m प्लस 2 बन गया,
लेस देन इक्वल 0। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसमें 2 का भाग दे दिया, 0 में चला गया तो -1 और यहाँ पर m+2 लेस देन इक्वल 0। तो आप नंबर लाइन बनाओगे तो यहाँ पर आ गया आपका -2, यहाँ +1 प्लस माइनस प्लस। लेस देन के लिए क्या लेते हैं, नेगेटिव इंटरवल। तो m का जो मान होगा वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, m का जो मान होगा -2 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो ऐसा कहीं लिखा है -2 से बड़ा होगा, ये -2 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहा गया है कि एक समांतर श्रेणी है जिसके 4 पद आपको गिवन है। ठीक है, 4 पद दिए गए और इस श्रेणी का 222 पद निकालना है। ठीक है, 222वां पद क्या होगा। तो सबसे पहले हमें देखो पद हमें निकालना है, तो सबसे पहले हमें प्रथम पद और सार्वधातर चाहिए। तो प्रथम पद और सार्वधातर पहले हम निकाल लेते हैं। देखो अगर ये समांतर श्रेणी है तो हमें पता है समांतर श्रेणी की कंडीशन होती है कि इनका कॉमन डिफरेंस जो रहेगा वो सेम रहेगा। कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो 9 - p बराबर होगा आपका 3p - q - 9 के। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी, तो इसको p को इधर ले जाते हैं। ठीक है, ये 9 है, माइनस का इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4p - q और 9 को इधर लाएंगे तो = में 18, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम दूसरे वाले लेते हैं, अब इन 3 को ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3p - q - 9। ठीक है, तो अब इसमें से माइनस करेंगे तो 3p प्लस का q माइनस का 3p प्लस का q। तो 3p से ये 3p कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर प्लस q है, इसको उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो q और q 3q हो जाएंगे मिलके, या तो इनको इधर ही ले आते हैं तो 3p माइनस का 3q। ठीक है, और 9 को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर देते हैं तो p - q बराबर 3 = इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन इक्वेशन को दोनों को सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, हमने सेपरेट कर दिया इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। जैसे ही आप सेपरेट करोगे तो यहाँ क्या बचेगा 3p बचेगा, 3p = और यहाँ से अगर सेपरेट करोगे तो 15 आएगा आपका। तो p का मान आ गया 5, p का मान अगर 5 है तो q का मान कितना हो जाएगा, q बराबर हो जाएगा आपका 8। ठीक है, q का मान 8 हो गया। तो हमारी जो सीरीज बनेगी वो बनेगी 5, 9। अब इनमें कितने का डिफरेंस है, 4 का है, तो 4 इसमें ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा प्रथम पद a बराबर हो गया 5 और d बराबर हो गया हमारा 4। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो हमें a और d आ ही गए हैं, तो a d का मान चाहिए था। अब टर्म निकाल देते हैं, t222 = आ जाएगा a प्लस t22 - 1 इंटू d। तो ये आ जाएगा आपका a का मान 5 हो गया प्लस, अब 4 रखेंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 जैसे ही आप रखोगे तो कितना हो जाएगा 4, इसका 4 मान रखेंगे तो 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो यहाँ पर 8, यहाँ 0, यहाँ पर 8 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका 8089। तो ये 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 0 और 5। ठीक है, ऑप्शन में इसमें एक यहाँ पर 3 की जगह क्या होगा 9 होगा, यहाँ पर 3 की जगह क्या होगा 9 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8089 लिखा 83 लिखा है, यहाँ पर आपका 9 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैग है, इसमें 4 काले और 3 सफ़ेद मोजे हैं। ठीक है, 4 काले हैं और 3 सफ़ेद मोजे हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे तो एक आदमी 2 मोजे निकालता है, दोनों मोजे एक ही कलर के हों। दोनों मोजे कैसे हों, एक ही कलर के हों। अगर दोनों मोजे एक ही कलर के हैं तो आपके देखो कितने मोजे निकाला, एक आदमी 2 मोजे निकालता है तो 4 दोनों काले निकाल सकता है, या के लिए प्लस आता है, या दोनों सफ़ेद निकाल सकता है। तो 3c2 अपॉन में टोटल कितने हो गए 7c2। तो इसे सॉल्व करेंगे, 4c2 को लिखेंगे 4 × 3/2 प्लस का 3 × 2/2 और अपॉन में आ जाएगा 7 × 6/2। तो 2 तो कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 12
प्लस 6/42, तो ये हो जाएगा आपका 18/2। इसे 6 से डिवाइड कर देते हैं तो 3, और यहाँ पर 7 आएगा तो ये आ जाएगा 3/7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/7। तो 3/7 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कहा गया कि ये जो आपका एक्सपेंशन दिया गया, इसमें x की घातों के गुणांकों का योग 0 है, ठीक है। सम ऑफ कॉफिशिएंट, गुणांकों का सम, इसका हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं इसके सम ऑफ कॉफिशिएंट, ठीक है। तो सम ऑफ कॉफिशिएंट इज 0, ये आपको 0 दिया गया, ठीक है। तो देखो अगर ये 0 है तो हम कॉफिशिएंट का जब भी ऐसा आता है कि ऑल कॉफिशिएंट का जो सम है वो 0 है, तो आप क्या करो, इसमें x का मान क्या डाल दो, 1 पुट कर दिया करो, ठीक है। और इनका गुणांकों जो सम है वो 0 है तो 0 की इक्वल करा देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका k² माइनस का 8k और प्लस का 16 होल पावर 40 इक्वल्स टू 0। तो ये जो आपका बन गया ये k-4 का होल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर 80 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर k-4, तो ये क्या हो जाएगा आपका k-4 हो जाएगा। तो k-4 इक्वल्स टू 0, तो k का मान क्या आ जाएगा 4, ठीक है। k का मान क्या आ गया आपका 4 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 4 वाला डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गया, 60 विद्यार्थी में सर्वेक्षण में पाया गया 30 विद्यार्थी समाचार पत्र ए पढ़ते हैं। एक समाचार पत्र है कोई ए, उसको पढ़ रहे हैं, और एक समाचार पत्र आपका बी है, इसको पढ़ रहे हैं, और 6 विद्यार्थी दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। उनमें से उन विद्यार्थियों में से संख्या जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ती है। तो हम पहले ये देख लेते हैं कितने विद्यार्थी टोटल कितने विद्यार्थी समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो यूनियन दिया गया एन यूनियन, ठीक है, ये 60 दिया गया है, ठीक है। ये कितना दिया गया 60। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो 30 हैं, और बी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो कितने आपके 20 हैं, ठीक है। दोनों पढ़ रहे हैं, तो एन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आपके 6 हैं। तो पहले हम यूनियन निकाल लेते हैं। तो एन ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा आपका एन ए, ये क्या हो जाएगा एन ए प्लस का एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना 30 प्लस का 20 माइनस का 6, तो ये कितना आ जाएगा आपका 50। 50 में से 6 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 44। 50 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आपका 44 आ गया, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर दो, 60 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि आपको ये निकालना है ना तो ए न्यूज़पेपर पढ़ता हो, ठीक है, और ना ही बी, तो इसका होल डैश। तो इसका मतलब होता है यू माइनस एन ए यूनियन बी। तो यू 60 है और माइनस 44 करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 16, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया आपका, ये वाला आंसर हो गया 16 वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ये कहा गया कि आपको ये बताना है कि ये जो फंक्शन दिया गया f(x), ये आपका एकैकी आच्छादक है या आच्छादक एकैकी है, या एकैकी एवं आच्छादक, या ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है। देखो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एकैकी के लिए क्या करते हैं। एकैकी के लिए आप क्वाड्रेटिक का अगर ग्राफ बनाओगे तो इस क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। इसका क्वाड्रेटिक है, या आप कंप्लीट स्क्वायर करके भी एग्जैक्ट ग्राफ बना सकते हो। इसको हम x-2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और +2। तो इसका जो वर्टेक्स होगा, ठीक है, वो x मान 2 रखने पर y का मान भी 2 आ रहा है, तो x का मान 2,2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। तो ऐसा कुछ ग्राफ होगा इसका, ठीक है। अब देखो अगर आप एक लाइन खींचते हो ऐसे, ठीक है, एक ऐसी लाइन खींचते हो तो ये इसको कितने जगह कट कर रही है, 2 जगह कट कर रही है, ठीक है। जब 2 जगह कट करती है तो ये मैनी वन होता है, ठीक है, मतलब आच्छादक नहीं है। अब इसकी रेंज निकालते हैं। देखो इसकी रेंज जो होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या मिल सकती है 2, और 2 से इन्फाइनाइट तक। तो इसकी जो रेंज है वो सबसेट हो गई कोडोमेन के, क्या हो गई, ये सबसेट हो गई
कोडोमेन के, ठीक है, क्योंकि कोडोमेन इसका आर दिया गया, कोडोमेन क्या दिया गया, आर। तो ये तो ना तो आच्छादक है ना एक एक ही है, तो कौन सा आंसर हो गया जाएगा, डी नंबर, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो गया, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। देखो इसमें ये कहा गया कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का निर्धारक क्या आएगा, निर्धारक मतलब होता है इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा। चलिए देखते हैं। तो इसका पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो रो का मल्टीप्लाई कॉलम होता है, 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 × 9 18 हो जाएगा, 2 × 5 10 हो जाएगा, और 4 × -4 4 × माइनस का 36 4 × 5 माइनस का 20 7 का करेंगे तो 7, इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 63, और ये हो जाएगा आपका 35, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसका डिटरमिनेंट देख लेते हैं। अगर डिटरमिनेंट हम देखें तो डेट ए, तो ये हो गया आएगा आपका 2 - 4 7, ठीक है। हमने क्या किया इसमें से डिटरमिनेंट, चलो हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस के 36 63, और ये 10 आपका माइनस का 20, ये 35, ठीक है। अब इसमें से इस वाले ये डिटरमिनेंट दिया, डिटरमिनेंट का साइन लगा देना, यहाँ पर ऐसा साइन बन जाएगा, यहाँ पर ये साइन आ जाएगा, ठीक है। अब इस वाले हमने कॉलम में से 5 को कॉमन ले लिया। जैसे ही आप 5 को कॉमन लोगे तो डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 - 4 और 7, यहाँ पर आ जाएगा 18 36 और 63, और यहाँ पर आएगा आपका 2 - 4 और 7। अब दो आपके कॉलम अगर सेम हो तो इसका आंसर 0 होगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब पूछा था उसने डिटरमिनेंट, डेट पूछा था, क्या पूछा था, डिटरमिनेंट। तो ये कौन सा हो गया, ए नंबर, आंसर 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि ये जो वेक्टर हैं, आपको 3 वेक्टर दिए गए, ये तीनों वेक्टर कैसे हैं, आपके पैरेलल हैं, और जब तीनों वेक्टर पैरेलल होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके आई जे के हैं, उनके कोएफिशिएंट का जो डिटरमिनेंट होगा वो 0 के बराबर होता है, तो 0 के बराबर कर देते हैं। चलिए तो हमारे पास 3 वेक्टर हैं, तो 3 वेक्टर दिए गए, तो इनका कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट तो 2 - 1 5, यहाँ हो जाएगा 1 2 - 3, यहाँ हो जाएगा 3 के 5, इसको इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो 2 5 2 जा 10, यहाँ प्लस का 3 के प्लस का 1, और यहाँ पर आएगा आपका 5 प्लस का 9, और यहाँ पर आएगा 5 ब्रैकेट में k - 6 इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 20 आएगा, प्लस का 6k आएगा, प्लस का 14 आएगा, और यहाँ पर प्लस का 5k, और यहाँ पर करेंगे तो 30 आएगा इक्वल्स टू 0। तो अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 6 और 5 11 आपके k हो गए, 11k इक्वल्स टू, और 20 और ये 34 में से ये आपका कितना हो जाएगा 34 में से हम इसे माइनस करेंगे तो आपका कहीं लग रहा है मिसप्रिंट हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन। यहाँ पर कितना होगा, आपके कोएफिशिएंट क्या क्या थे, 2 - 1 और 5, ठीक है। I2 1 हो गया, यहाँ -3 हो गया, बिल्कुल सही है। 3k 5 बिल्कुल सही है। तो 5 का 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 3 का इसमें करेंगे तो प्लस का 3k हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ कितना आ जाएगा आपका माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का एक्सपेंशन करते हैं तो k का और -6 बिल्कुल सही है। तो 2 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा, 2 का 3 में करेंगे तो 6 होगा, ठीक है। ये 9 और 5 14 हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। 5k हो गया और माइनस का 30 हो गया, ठीक है। तो माइनस का 30 हो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका, यहाँ पर एक जगह माइनस आना चाहिए था आपका, क्योंकि माइनस कहीं गड़बड़ कर रहा है। इसको एक बार देख लेते हैं, ये -3k ही है लास्ट में। सेकंड जो लाइन है यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसा करो, यहाँ पर प्लस कर लो,
यहाँ पर क्या करो आप लोग, प्लस कर लो, यहाँ पर इसमें प्लस करो, ठीक है, यहाँ पर प्लस होना चाहिए। जब आप यहाँ पर प्लस करोगे, यहाँ पर प्लस, ठीक है, यहाँ प्लस करोगे तभी आपका सही आंसर बैठेगा। देखो यहाँ पर प्लस होगा तो दूसरी वाली लाइन में यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा प्लस, ठीक है। अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 510 हो जाएगा और ये माइनस का 3k हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 3k हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका माइनस का 20, ठीक है, माइनस के हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसमें घटाओगे तो घटाने पर ये कितना आ जाएगा आपका, सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा आपका माइनस, देखो 20 ये आपका 34 हो जाएगा और माइनस के 5k में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का k आएगा। और यहाँ पर देखो ये 20 है, 20 और 14 कितना होगा, 34 हो जाएगा, 30 माइनस कर देंगे तो आपका 4 बचेगा, तो प्लस का 4 इक्वल्स टू 0, तो k का मान कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। एक बार इसको और चेक कर लेते हैं क्योंकि इसमें सही ये वाला सही बैठ नहीं रहा आंसर, कहीं मिसप्रिंट हो रहा है, कोई वैल्यू तो हमने आपकी गलत नहीं ली है, वैल्यू एकदम सही है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आप प्लस कर लोगे, ठीक है, इसमें क्या कर लोगे, प्लस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया आयोटा की पावर, देखो आयोटा की पावर 4n हमने अलग कर दिया प्लस और आयोटा की पावर 3 को अलग कर दिया, ठीक है, 4n को अलग कर दिया और आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा की पावर 3 और यहाँ माइनस के आयोटा की पावर 4n इंटू में आयोटा की पावर -3 अलग कर दिया और अपॉन में कितना है, 2 है, तो इसका मान 1 हो जाता है, इसका आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा हो जाएगा और इसका भी मान 1 होता है, आयोटा की पावर 4n क्या हो जाएगा 1 और इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन आयोटा क्यूब और इसके अपॉन में क्या है 2 है, तो ये माइनस आयोटा। अब देखो 1 अपॉन आयोटा को आप लिख सकते हो आयोटा क्यूब को, तो ये -1 अपॉन आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन में 2 और 1 अपॉन आयोटा को हम क्या लिखते हैं, 1 अपॉन आयोटा को लिखते हैं माइनस आयोटा, तो अपॉन में 2, तो ये कितना आ जाएगा माइनस आयोटा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, माइनस आयोटा वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि अगर ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसे डिफरेंशिएट करना, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट तब करेंगे, पहले इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो बाहर 10 ऐसे कॉस इनवर्स को 10 में ही कन्वर्ट करते हैं, तो कॉस क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से d अपॉन डी एक्स 10, अब यहाँ पर 10 लिखेंगे हम, 10 इनवर्स, तो 10 इनवर्स हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में एक्स और इसका कितना दिया गया था, होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो d अपॉन डी एक्स ये आ जाएगा आपका, इसका स्क्वायर से ये बचेगा तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, इसको डिवाइड कर देते हैं तो d अपॉन डी एक्स ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 0, तो ये आंसर हो गया आपका माइनस का 2 अपॉन एक्स क्यूब, तो माइनस का 2 अपॉन एक्स क्यूब ये ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहा गया कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को 1,1 पर लंबवत प्रक्षेपित करते हैं, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का स्लोप निकालेंगे। इसका स्लोप निकालते हैं तो ये हो जाएगा a dy अपॉन डी एक्स प्लस का 2x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स का जो मान आएगा वो आपका आ जाएगा माइनस का 2x अपॉन a। अब इसमें पॉइंट रख देते हैं, जैसे ही आप पॉइंट रखोगे तो ये स्लोप m1 बन जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन a, ठीक है। अब दूसरा ले लेते हैं, दूसरे कर्व को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3x स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें अगर पॉइंट रखोगे तो इसे m2 मान लेंगे, तो m2 बराबर कितना आ जाएगा 3। अब दोनों परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 बराबर क्या होगा, -1 होगा। इसका मान कितना है, माइनस का 2 अपॉन a और इसका मान है 3 इक्वल्स टू -1,
तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ए बराबर आ गया आपका 6। तो ए का मान कितना हो गया 6। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि इसका हमें चरम अधिकतम मान, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, पहले dy/dx निकाल लेते हैं। तो dy/dx निकालेंगे तो ये 3x² माइनस का 3 आएगा। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या होता है हमारा dy/dx इक्वल्स टू 0 होता है। तो 3x² माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x² बराबर 1 आ जाएगा, तो x बराबर +-1। तो देखो -1 तो हमारे इस इंटरवल में लाई नहीं करा, तो -1 को ऐसे छोड़ देंगे। तो हम f या बाई की हम 1 पर वैल्यू निकाल लेते हैं, f1 निकाल लेते हैं। जैसे ही आप 1 पुट करोगे इसमें, तो 1 पुट करने पर क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो f1 की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। f0 पर वैल्यू निकालते हैं। कभी भी यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगा है तो टर्मिनल वैल्यू पर भी हम मान निकालते हैं, ठीक है। तो 0 पर निकालेंगे तो 0 पर इसका मान कितना आएगा, 3 आएगा। अब 2 पर भी मान निकालेंगे तो 2 पर मान कितना आएगा, ये 8 हो जाएगा। तो 8 - 6 + 3, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 और प्लस का 3 बराबर 5। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, 5 नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको ये बताया गया कि आपको बाउंडेड एरिया फाइंड करना है, ठीक है। परिबद्ध क्षेत्रफल का मतलब होता है बाउंडेड एरिया, ठीक है। क्या मतलब होता है, बाउंडेड एरिया। तो ये आपको एक पैराबोला दिया गया है, ठीक है। परवलय का मतलब पैराबोला होता है, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। तो इनका हमें क्या निकालना है, बाउंडेड एरिया। देखो y² का ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका y² हो गया, ठीक है। और यहाँ पर y बराबर x/2 की लाइन, तो कुछ ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। आपको ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है। तो ये वाला इंटरसेक्शन पहले पॉइंट निकाल लेते हैं, 0 से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए तो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। x का मान कितना है, y²। तो 2y इक्वल्स टू ये हमारा हो जाएगा y², एक y से कैंसिल हो गया, तो y का मान आ गया 2। अगर y का मान 2 है तो x का मान कितना होगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 4। तो हम कहाँ से कहाँ में इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से 4 में। तो बाउंडेड एरिया हो जाएगा हमारा 0 से 4 में से इंटीग्रेट करेंगे। अपर ग्राफ कौन सा है, हमारा पैराबोला का है। तो यहाँ से हम x में इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं क्योंकि x की लिमिट हमारे पास। तो y का मान कितना आएगा, यहाँ पर √x आएगा, माइनस का यहाँ से y का मान कितना आएगा, x/2। इसे इंटीग्रेट कर देते हैं तो dx, इसका √x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। लिमिट हो गई 0 से 4। और इसका अगर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका x²/2। तो x²/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका x²/2 और आएगा, तो 4 हो गया, ठीक है। अब लिमिट लगाओ 0 से 4। तो इसमें 4 रखोगे तो ये आ गया आपका 2/3 इंटू यहाँ पर 4 रखेंगे। देखो 4 का √2 होता है, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस का, और ये कितना हो जाएगा आपका 16/4। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका 8 दूनी 16/3 माइनस का 16/4। अब इस ऐसा करो 16 कॉमन ले लो, तो ये 1/3 माइनस के 1/4। इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 1/12। तो 16/12, 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 12, 4 4 16, तो 4/3। तो कौन सा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। देखो आपसे ये क्या गया, एक ट्राइंगल है, त्रिभुज का मतलब ट्राइंगल होता है। इसके मिड पॉइंट, मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, इनको मिड पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट, ठीक है। तो मिड पॉइंट केंद्रक मतलब होता है सेंट्रॉइड, इसका मतलब क्या होता है, सेंट्रॉइड है, ठीक है। आपको सेंट्रॉइड बताना है क्या होगा। तो कोई भी ट्राइंगल हो, अगर उसके मिड पॉइंट है
ठीक है। तो मिड पॉइंट का जो सेंट्रॉइड होगा वही पूरे ट्रायंगल का भी सेंट्रॉइड होता है। तो डायरेक्ट इसका सेंट्रॉइड निकाल दो। तो इसका सेंट्रॉइड का हमने फॉर्मूला आपको बता रखा है, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो। तो जैसे ही आप x की वैल्यू रखोगे तो 5, यहाँ पर 3, तो 5 प्लस 3 प्लस का 2/3, तो ये हो जाएगा आपका 5 3 8 2 10, तो ये 10/3 हो जाएगा। ये x का मान हो गया। अब y का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान निकालो, y1 का मान 2 है, y2 का मान आपका 3 है और ये 2 है बटे में 3। तो ये कितना हो गया आपका, y का मान हो गया 7/3। तो 10/3 और 7/3, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। इसमें 7/3 बाद में y का मान है, तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22। इसमें ये कहा गया कि रेखा, ये एक रेखा दी गई है आपको, एक x बराबर 0 दी गई है, ठीक है, और एक x बराबर 6 है, को स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण बताना है आपको। इन रेखाओं को आपको पता है, अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएं, ये x है, ये हमारी y है, ये ओरिजिन है, तो x ये y बराबर 0 की लाइन होती है, यही क्या होती है, y बराबर 0 की लाइन। ये लाइन हो गई आपकी x बराबर 0 की लाइन, और एक दिया गया x बराबर 6, तो मान लो ये x बराबर 6 है। तो इन सभी लाइनों को एक सर्कल क्या है, टच कर रहा है, तो सर्कल कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा टच करेगा। तो इनका जो मिड पॉइंट होगा वो सर्कल का क्या होगा, सेंटर होगा, और ये आपकी रेडियस हो जाएगी। तो अब देखो, ये जो अगर पूरी लेंथ देखोगे तो ये 6 है, तो हाफ लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर ये लेंथ 3 है तो ये वाली लेंथ 3 है, ये 3 हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये क्या है, रेडियस है, तो इसका मतलब ये भी 3 होगी, ठीक है। तो जो आपका सेंटर होगा वो 3,3 होगा और रेडियस भी 3 होगी। तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x - 3 का होल स्क्वायर y - 3 का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x प्लस का y स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6y इक्वल्स टू 9। तो 9 से ये 9 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आ गया आपका x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है आपका, पहला ही ऑप्शन है। तो चलिए उसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, आपका आंसर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स पासिंग थ्रू द 2,1, ठीक है, इसेंट्रिसिटी 1/2 है। तो इस क्वेश्चन को देखो, इस पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन बतानी है, तो आपको ज्यादा इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ये ऑप्शन सेटिस्फाई करा के देखो, पहले ऑप्शन, सेकंड और थर्ड में, जिसको सेटिस्फाई करेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हम पहले ऑप्शन में सेटिस्फाई करते हैं। तो 3, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4, यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4 2 या 12 प्लस का 4 इक्वल्स टू 16। तो ये हमारा क्या आ गया, 16 इक्वल्स टू 16। तो ये पहले ही ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो गया, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखो ये 3D का क्वेश्चन है। आपको हमने आपको बताया कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये क्या होते हैं, आपके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। दिक्कोजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो इनमें डायरेक्शन कोसाइन में एक रिलेशन हमने लिखवाया है, वो आपका क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा प्लस का कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। अब आपसे पूछा गया कि साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू बताओ। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर बीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। एक 1 से 1 कैंसिल हो गया, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर बीटा प्लस का साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 लास्ट क्वेश्चन है।
इसमें आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो देखो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो हम किसी एक ऑर्डर में इन्हें अरेंज कर लेते हैं। मान लो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, तो ये 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, 3 के बाद फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, 6 के बाद आपका 7 आएगा, 10 है, 10 आएगा, फिर 11 के बाद आपका 20। ठीक है, तो कितने टर्म हो गए आपके, टोटल टर्म हो गए कि नहीं, 3 3 6 6 2 8। तो क्या 8 टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो n इक्वल टू कितना हो गया आपका 8 हो गया, जो कि इवन है। n कैसा है आपका, इवन है। जब n इवन होता है तो जो हमारी मीडियन होती है, क्या होती है, मीडियन होती है, वो क्या होती है, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1, यहाँ भी कैपिटल n ही बना दो, टर्म। ठीक है, अपॉन में 2 हो जाता है। तो यहाँ से n/2, यानी कि n का मान 8 है, तो यहाँ पर 4th टर्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4th टर्म। तो यहाँ आ जाएगा आपका 5th टर्म, क्या हो जाएगा, 5th टर्म बटे में 2। तो 4th टर्म कितना है इसका, 1 2 3 4, 4 आपका 6 प्लस 5 हो जाएगा तो 7 अपॉन में 2। तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 13/2। तो यहाँ से 6.5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6.5। ठीक है, तो ये आपके 25 क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, आप इनको सोल्यूशन को देखें और एनालिसिस करें, आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, और नेक्स्ट मॉक टेस्ट में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करें। ठीक है, जय हिंद बच्चों।